तो देखिए, पेडागोजी और साइकोलॉजी दोनों बहुत ही डिफरेंट थिंग्स हैं। आप सब लोगों को तो पता चल ही गया होगा। हमें वो साइकोलॉजी वाले पार्ट में नहीं जाना है। उसके जो कुछ पार्ट है जो हमारे पेडागोजी के लिए रिक्वायर्ड है, सिर्फ हमें वही ही पढ़ने हैं। ठीक है, परसों मैंने कुछ नहीं करवाया था, बेसिक बताया था कि पेडागोजी होती क्या है। वो दो शब्दों से मिलकर बनी है, शिक्षा और शिक्षा शास्त्र। हमने सिर्फ शिक्षा की बात की थी परसों की क्लास में, और कल की क्लास में भाई शिक्षा क्या है ना। सिंपल से मैंने क्या बताया था, सीखने और सिखाने की प्रक्रिया क्या है, शिक्षा। शिक्षा में आपको ज्ञान प्रदान किया जाता है, ज्ञान का आदान प्रदान किया जाता है, और ज्ञान के आदान प्रदान की जो प्रक्रिया होती है वही क्या कहलाती है, शिक्षण कहलाती है। वही क्या कहलाती है, शिक्षण। पढ़ाना क्या, ज्ञान के आदान प्रदान के लिए शिक्षक जिस प्रक्रिया का प्रयोग करता है वही क्या है, आपके लिए शिक्षण है। शिक्षक क्या होता है, जो आपको ज्ञान प्रदान करता है। तो ये सारी चीजें एक दूसरे से रिलेटेड है। बस आप लोगों को चीजें पता है सारी, बस आप इसे पहली बार एक सब्जेक्ट के रूप में पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो एक बार कल का रिवीजन कर ले, 5 मिनट के लिए कल का रिवीजन कर ले, क्योंकि मैं कल वाली चीज का, लास्ट वाली चीज का हम रिवीजन करेंगे और फिर नेक्स्ट उसे कंटिन्यू करेंगे। क्योंकि मुझे पता है कि जाने के बाद आप पूरे के पूरे अगर 4-5 सब्जेक्ट चल रहे हैं तो उसमें से कोई 2 या 3 उठाए तो जब तक कि 1-1.5 महीना नहीं बचेगा तब तक आप पूरा नहीं उठाओगे। तो ये मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि मेरी जो जिम्मेदारियां हैं मैं वो पूरा कर दूं, बाकी आप लोगों का है। तो कल वाला एक बार रिपीट कर ले। ठीक है, शिक्षा, शिक्षा शास्त्र वगैरह के बारे में मैंने बताया था। बताओ किस किस ने डेफिनेशन दी थी शिक्षा के बारे में। सबसे महत्वपूर्ण जो हमारे है वो रूसो की है, और रूसो ने क्या कहा था कि जो मनुष्य के अंदर या जो भी शिक्षार्थी है, जो भी सीखने वाला है, उसके अंदर जो छुपी हुई प्रतिभा है ना, उसके अंदर जो नेचुरल पावर है, उसके अंदर जो नेचुरल एबिलिटीज है, उसके अंदर जो प्राकृतिक क्षमता है, ठीक है, उसके अंदर जो योग्यताएं हैं, उनको बाहर निकालना, उनको बाहर निकालना ही क्या है। अब मैं एज इट इज डेफिनेशन नहीं बोल रही, मैं उसे सिर्फ समझा रही हूं। ठीक है, तो वो क्या है, वो शिक्षा है। ठीक है, भर्तृहरि जी ने क्या कहा था, बताओ बताओ। विद्या विहीन या शिक्षा विहीन पशु नर है समान, वो नर है पशु समान, है ना। उसने क्या कहा था उन्होंने कि, नहीं थोड़ा उल्टा बोल गई, है ना। विद्या विहीन पशु, वो नर है पशु समान, है ना। जो विद्या विहीन नर होता है या मनुष्य होता है वो पशु के समान होता है। किसके समान होता है, पशु के समान होता है। इसलिए शिक्षा की आवश्यकता बहुत ज्यादा जरूरी है। शिक्षा केवल वही नहीं है जो आप विद्यालयों में ले रहे हैं। शिक्षा जब आपका जन्म होता है वहीं से आपकी माँ जो चीजें आपको, इसलिए पहला गुरु किसे कहा गया है, माँ को कहा गया है। आप वहां से जो चीजें सीखना शुरू करते हैं वहीं से आपकी शिक्षा प्रारंभ हो जाती है। वो अनौपचारिक शिक्षा है, वो इनफॉर्मल आपका टीचिंग है। और वो जब आप बड़े होके और भी बहुत सारी चीजें सीखते हैं विद्यालयों वगैरह में जाके, जहां पाठ्यक्रम आ जाता है, वो औपचारिक शिक्षा हो जाती है ना, वो फॉर्मल शिक्षा हो जाती है। तो उसके बाद लोक की डेफिनेशन, लोक ने क्या कहा था, जिस प्रकार पौधों के विकास के लिए कृषि की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार मनुष्य के विकास के लिए शिक्षा की आवश्यकता होती है। 2-4 आपके थोड़े नए नए वो आएंगे, राइटर्स आएंगे, उनको आप 1-2 बार रिपीट करेंगे। कल पढ़ाया था, आज याद है सब लोगों को। ठीक है, सभी के लिए नया है। ठीक है, टेक्निकल के मैं स्टूडेंट हूं, सभी के लिए सब्जेक्ट भी नया है, और एक छोटा सा पार्ट दे दिया गया आपके पेडागोजी, तो उसमें से पूरा एक्सट्रैक्ट करके जो भी चीजें हैं, जो भी इंपॉर्टेंट है, लगभग कंप्लीट आपको करवा दिया जाएगा 99.99% तक। 1%, 0.01% इसलिए नहीं बोल सकते कि पता नहीं रैंडम कहां से क्या चीज आ जाए। ठीक है, कोशिश की जाएगी कि आप पूरा ही अटेम्प्ट कर पाए। बहुत ज्यादा किताबों के चक्कर में न्यू वाले स्टूडेंट नहीं पढ़ना है। ठीक है, इनफ मटेरियल आपको यहां दे दिया जाएगा, आपके सेल्फ हैंड रिटन नोट्स होंगे, मैं आपको पेज भी नहीं पकड़ाऊंगी जब तक कि बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड ना हो। कुछ ऐसी चीजें होंगी जो सिर्फ आपको समझानी होगी तो ही आपको टाइप नोट्स मिलेंगे, अदरवाइज यहाँ पे लिखवाए ही जाएंगे। उसके बाद एक और ने दी थी, बताओ किसकी थी, जॉन डीवी ने क्या कहा था,
जिस प्रकार शरीर के विकास के लिए भोजन की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार मनुष्य के सामाजिक विकास के लिए शिक्षा की आवश्यकता होती है, या मनुष्य के मानसिक विकास के लिए या सामाजिक विकास के लिए शिक्षा की आवश्यकता होती है। सबको याद है? यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं है? मैंने कहा था कि शिक्षा जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, मतलब ये निरंतर चलती रहती है। आप जीवन में हर दिन, हर समय, हर उम्र में कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं, तो ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है शिक्षा? निरंतर चलने वाली, जीवन पर्यंत चलने वाली। शिक्षा के द्वारा हमें क्या प्राप्त होता है? ज्ञान की प्राप्ति होती है। ज्ञान से क्या मिलता है? हमारा मानसिक विकास होता है, हमारा सामाजिक विकास होता है, हमारा शारीरिक विकास होता है, हमारा मानसिक विकास होता है, आध्यात्मिक विकास होता है, हमारा भावनात्मक विकास होता है, हमारे अंदर राष्ट्रीयता की भावना का विकास होता है, हमारा वैज्ञानिक दृष्टिकोण बनता है, हमारे अंदर व्यवसायिक कुशलता की जो हमारे अंदर व्यवसायिक कुशलता है वो डेवलप होती है। तो मतलब कुल मिला के अगर बात की जाए तो हर तरीके का विकास किससे होता है? शिक्षा से ही होता है। ये सारी चीजें मैंने लिखवाई हैं, आप एक बार नोट कर लेना। यहां से आपको सारी चीजें समझ आ गई, समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी, समझाने की गारंटी मेरी है। कोई भी चीज बाद में कभी भी किसी भी वक्त समझ ना आए, आप मुझसे पूछ सकते हो। मैं नहीं पूछूंगी कि ये 10 दिन पुरानी चीज थी, नहीं बोलूंगी आपको, लेकिन आप लोगों को पढ़ना है। बार बार आपको ये वैकेंसीज नहीं मिलेंगी, याद रखना, बार बार नहीं मिलेंगी। अब जाएगी 5-6 साल की बात, अगर दोबारा आई तो, वरना आप लोगों से ही काम चला लिया जाएगा, क्योंकि बहुत मुश्किल से आप लोग परमानेंट टीचर बन रहे हो। कॉन्ट्रैक्ट पे लेने की बात हुई थी आप लोगों को, ठीक है? तो किस्मत है, पता नहीं अगली जो पारी आए उसके स्टूडेंट परमानेंट ना हो, कॉन्ट्रैक्ट पे जाए। तो इसलिए कर लो मेहनत अब की बार। और बहुत सारी वैकेंसीज है, ज्यादा स्टूडेंट्स नहीं है, ये भी आपको पता होगा, लिमिटेड स्टूडेंट्स है। 10,000 से प्लस वैकेंसीज बहुत है आपके लिए, मोर देन सफिशिएंट है, ठीक है? निकलती नहीं है इतनी वैकेंसी जल्दी से। और मेरे हिसाब से कितने 1-1.5 लाख स्टूडेंट हो जाएंगे ज्यादा से ज्यादा, वो तो पता चल जाएगा अभी। तो एक सीट के ऊपर कोई 5 से 10 के बीच में कंपटीशन होगा, और 5 से 10 के बीच में तो 5 ऐसे होंगे जो पीजीडीसीए की नाम मात्र की डिग्री लेके बैठे होंगे, जिन्हें कुछ नहीं पता है, जिनका टारगेट है कि तुक्के मार के आएंगे, हो सकता है हो जाए। जुगाड़ी लोग 5% मेहनत करते हैं, और इतनी मेहनत आप कर लो कि 5% को तो मतलब 5 लोगों को तो हटा सको अपने सामने से। इससे ज्यादा कंपटीशन नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि इतने ज्यादा स्टूडेंट अब है नहीं। और जो होंगे आधे तो जॉब वाले भी तो होंगे। अब आप सोचोगे मैम उनके पास तो और एक्सपीरियंस होगा, अरे भाई उनके पास लैंग्वेज का एक्सपीरियंस होगा, उनके पास राजस्थान वाला तो बिल्कुल नहीं होगा। फर्स्ट पेपर आप लोगों का, बिकॉज आप स्टूडेंट हो, उन्हें आपके जैसे रूटीन में आने में बहुत टाइम लग जाएगा। 2-3 महीने तक तो उनका दिमाग ही काम नहीं करेगा। वो टेक्निकल पढ़ पाएंगे लेकिन फर्स्ट पेपर वो नहीं पढ़ पाएंगे, तो आप तो दोनों ही पढ़ोगे। तो थोड़ी सी मेहनत कर लो, ये आपको सिलेक्शन 100% दे जाएगा। कहते पहली बार जैसी बात दूसरी बार में नहीं रहती है, दूसरी बार सबको सब कुछ समझ आ जाता है। अब सब ब्लाइंड फोल्ड है, आप ही की तरह है सब, किसी को नहीं पता कि क्या आना है, ठीक है? सेकेंड टाइम में सब धुरंधर हो जाएंगे, ठीक है? तो पढ़ो उसे। चलिए, और हमने बात की थी कि वो शिक्षा के बाद हमने इंस्टिक्ट की बात की थी, जिसे बोला जाता है प्रवृत्ति। प्रवृत्ति से ही, इंस्टिक्ट से ही मनुष्य के अंदर इमोशंस आते हैं, संवेग आते हैं। लिखवा रखा है, कुछ ज्यादा नहीं, बस आपको ये याद रखना है कि मनुष्य के अंदर जो प्रवृत्तियां होती हैं, 14 प्रवृत्तियां, 14 प्रवृत्ति जो होती हैं, इंस्टिक्ट होते हैं, वो जन्मजात होते हैं। कितने होते हैं? 14 प्रवृत्तियां होती हैं। और क्या होती हैं? जन्मजात होती है, जिन्हें मूल प्रवृत्तियां भी बोला जा सकता है या पाश्विक प्रवृत्ति भी बोला जा सकता है। यहां तक किसी को कोई डाउट है? किसने कहा था ये 14 प्रवृत्ति? किसने बताई थी? विलियम मैकडूगल ने। किसने बताई थी? विलियम मैकडूगल ने। तो जल्दी जल्दी बताना शुरू कीजिए, कहीं पे लैग कर जाऊं तो बता देना। पलायन, पलायन का अर्थ होता है भागना। किसकी प्रवृत्ति आती है इससे? उससे, इससे आता है इमोशन भय का। आपने देखा होगा बच्चा जब भी आता है एकदम से, अगर वो डरता है तो वो भागता है, पलायन कर जाता है, वहां से चला जाता है। तो इसका मतलब है कि वो डर गया। उसके अंदर कौन सी प्रवृत्ति आई है? भय की। निवृत्ति, निवृत्ति किसकी?
घृणा की, ठीक है। बच्चा एक थोड़ा सा चिड़चिड़ा भी रहता है तो उसके अंदर घृणा की प्रवृत्ति शुरुआत से आती है। कुछ चीजें होती हैं, देखना आप बचपन से बच्चों को अगर वो पसंद नहीं आएगी तो वो आपने सिखाई नहीं है, बाद में नहीं डेवलप हुई है, वो जन्मजात ही है। युयुत्सा, युद्ध की प्रवृत्ति, बच्चा देखना छोटा होता है मारना शुरू कर देता है, ठीक है। तो कौन सा भाव आता है उसके अंदर? क्रोध का, ठीक है। फिर उसके बाद बात करते हैं काम प्रवृत्ति, कौन सी? अच्छा शिशु प्रेम, कोई भी बता दो चलो, है ना। शिशु प्रेम की अगर बात करते हैं तो बच्चा जैसे ही छोटा होता है उससे छोटा बच्चा अगर उसके पास में रखते हैं तो बच्चा उसका प्रेम करता है, बाद में भले ही चपेट मारे कुछ भी करे लेकिन प्रेम तो करेगा। तो उसके अंदर वात्सल्य या प्रेम का भाव जन्म से ही होता है, ठीक है। अब बात करते हैं काम प्रवृत्ति, है ना। सेक्सुअल इंस्टिक्ट, ये बच्चे के अंदर जन्मजात ही होता है। मत सोचना कि ये जो एबिलिटी है ये आप लोगों के अंदर बाद में 13, 14, 15 साल की उम्र से आनी शुरू होती, नहीं, वो तो हार्मोनल चेंजेस होते हैं। ये प्रवृत्ति आपके अंदर जन्मजात ही होती है। और याद रखना, कामुकता बचपन में सर्वाधिक होती है। सेक्सुअल इंस्टिक्ट बचपन में सर्वाधिक होता है, जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं वो कम होता जाता है। और फिर बाद में जब आप किशोरावस्था में आते हैं तो वो हार्मोनल चेंजेस की वजह से जो भी आपका अट्रैक्शन वगैरह होता है वो चीजें बाद की बात है। तो बस आपको याद रखने की काम प्रवृत्ति बचपन में सर्वाधिक होती है और धीरे धीरे वो कम होती चली जाती है। उसके बाद बात की थी संवेदनशीलता, ठीक है। संवेदनशीलता की बात करें तो इससे आपके अंदर कष्ट का इमोशन आता है। किसका इमोशन आता है भाई? कष्ट का। आप सेंसिबल होते, मान लो आप जा रहे हो, आपने किसी को भी दुख में देखा, किसी के भी कुछ भी एक्सीडेंट होता हुआ देखा, किसी के लगती हुई देखी या कुछ भी, या बच्चा है उसने आपको गिरते हुए देख लिया, तो बच्चे के अंदर एकदम से कष्ट का भाव आ जाता है। बच्चे के अंदर ही नहीं, ये हर किसी के अंदर आता है। सिर्फ मैंने बच्चे का नाम इसलिए लिया है ताकि मैं एग्जाम्पल देके बता रही हूँ कि ये भाव बचपन से ही होते हैं, ठीक है। तो कष्ट का भाव आता है। फिर उसके बाद बताइए जिज्ञासा। जिज्ञासा से बचपन होता है कि मैं श्रेष्ठ हूं, और वो श्रेष्ठता की भावना बचपन से ही उसके अंदर रहती है। 2, 3, 4 बच्चों को आप साथ में भगा के देखिए, देखना बच्चा हमेशा फर्स्ट आने की कोशिश करेगा, वो बेहतर करने की कोशिश करेगा, क्योंकि उसके अंदर श्रेष्ठता की भावना बचपन से होती है, जन्मजात होती है। ये मूल प्रवृत्तियां होती है, बेसिक इंस्टिक्ट होते हैं जो जन्म के समय से ही आपके अंदर होते हैं। इन्हीं को ही पाश्विक प्रवृत्तियां भी बोला जाता है। और बताइए और कौन सा था? सामूहिकता की भावना। देखिए बचपन में जब बच्चा आप देखना कि वो अपने सेम ग्रुप को, सेम एज ग्रुप को बहुत ज्यादा समूह को महसूस करता है। आप बच्चे को अकेला छोड़ दो, बच्चा रोने लग जाएगा, लेकिन जैसे 2, 3, 4 लोगों के साथ समूह में रहेगा, बच्चा क्या करेगा? अच्छा फील करेगा, तो उसके अंदर एकाकीपन का भाव आ जाता है, उसे अकेलापन महसूस होने लग जाता है। और ये उसके अंदर भाव शुरुआत से। आप बच्चे के सामने कुछ मत करो, सिर्फ आके बैठ जाओ, बच्चा नहीं रोएगा, लेकिन बच्चा जैसे ही अकेला होगा वो रोएगा। उसके बाद भोजन की तलाश, बचपन से ही, जन्म से ही बच्चा भोजन की तलाश में लग जाता है। उसे भूख लगेगी, वो रोएगा, किसी ना किसी तरीके से फील करवाने की कोशिश करेगा, मैं भूखा हूं। थोड़ा सा बड़ा होगा तो जो भी चीज हाथ में मिलेगी उठा के मुंह में ले लेगा। तो भूख की भावना उसके अंदर होती है। उसके बाद बात करते हैं संचय की भावना। बचपन के बच्चे के अंदर ना संचय की भावना, बच्चे को आपने कोई भी चीज दी तो बच्चा उसे रख लेता है कि ये मेरा है, ठीक है। उसके अंदर अधिकार की भावना आ गई है कि ये क्या है, ये मेरा है। तो संचय से किसकी भावना आई है? अधिकार की। मान लो बच्चे ने, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, किसी भी चीज पे हाथ रख देते तो वो क्या कहते हैं? ये मेरा है। उनके अंदर किसका भाव आ गया? अधिकार का भाव आ जाता है। उसके बाद बताइए संरचना। जो भी रचना है वो हर चीज में आनंद लेने लगता है, उसे हर चीज ऐसे लगती है कि ये चीज, उसे नहीं पता कि ये चीज किससे बनी है, कैसे बनी है, क्या बनी है, लेकिन वो हर चीज का आनंद जरूर लेता है। आप उसे प्लेट दे दोगे ना, वो प्लेट से भी आनंद ले लेगा, बजा बजा के कैसे भी करके उसे मजा आता है। उसे लगता है पता नहीं क्या चीज है, ये क्या मिल गया मुझे, ठीक है। हास्य। हास्य की बात करते हैं तो बच्चा, जितना आप बचपन में हंसते हो इतना बड़े होके नहीं हंस पाते, क्योंकि वो हास्य का भाव आपके अंदर बचपन से होता है। मतलब आपके अंदर आनंद की अनुभूति होती है। आप कुछ भी करके दिखा दो, बच्चा हंसने लग जाएगा। आप जीभ भी निकालोगे तो भी बच्चे को हंसी आएगी, क्योंकि उसे हर चीज के अंदर आनंद की अनुभूति होती है। यहां तक कोई डाउट है? हाँ,
आत्महीनता की भावना, वो हर चीज को अपने अधिकार में, अपने अधीन समझता है कि ये सारी चीजें मेरे हिसाब से चलती है, ये सारी चीजें मेरे हिसाब से चलती है। आप बच्चे को, बच्चा अगर आंख बंद कर लेगा तो बच्चे को लगेगा सारी चीजें चली गई। बच्चा आंख खोलेगा तो उसे लगेगा सारी चीजें मेरे सामने है। बच्चा चलेगा, उसे चांद दिख रहा है तो बच्चे को लगेगा कि चांद मेरे साथ साथ चल रहा है। उसे लगता है कि हर काम उसके हिसाब से हो रहा है। तो उस नहीं, घृणा के लिए नहीं, सेल्फ उसके लिए यूज होता है, अधीन के लिए यूज होता है। नहीं नहीं, देखो साइकिल अपन प्रॉपर उसका वैसे मीनिंग नहीं निकाल सकते यहाँ पे, है ना। प्रॉपर इसका हिंदी मीनिंग तो अपन नहीं निकाल सकते, क्योंकि कुछ वर्ड्स के एक से ज्यादा अलग अलग जगह अलग तरीके से इस्तेमाल होता है ना। हमसे नहीं पूछेगा कि आत्महीनता ही क्यों, बस वो पूछेगा आत्महीनता से कौन से संवेग की उत्पत्ति होती है, अधीनता की भावना की उत्पत्ति होती है ना। आप सोच रहे हो कि आत्महीनता की उसके अंदर हीन भावना आने लग जाती है खुद के लिए, नहीं, औरों के लिए आती है, खुद के लिए नहीं आती है। वो सब खुद को सर्वे सर्वा समझने लगता है, समझ रहे हो, बाकी सबके लिए आती है उसके अंदर, ठीक है। अधीन समझता है सभी चीजों को वो अपने। यहां तक कोई डाउट है? अब उसके बाद हमने पेडागोजी की बात की थी। चलिए अब से अब आपका कंटिन्यू हो रहा है। पेडागोजी, जिसका अर्थ होता है शिक्षा शास्त्र। सब कुछ शिक्षा के बारे में डिस्कस कर लिया है, ठीक है। इसी को ही शिक्षा शास्त्र बोलते हैं, इसी को ही शिक्षण शास्त्र बोलते हैं, इसी को ही अध्यापन शास्त्र बोलते हैं, इसी को ही शिक्षण विज्ञान, वो शिक्षा विज्ञान बोलते हैं। बहुत सारे नाम है, क्या क्या बोल सकते हैं, शिक्षा शास्त्र बोल सकते हैं, शिक्षा विज्ञान बोल सकते हैं, अध्यापन विज्ञान बोल सकते हैं, शिक्षा शास्त्र बोल सकते हैं, जिसके अंदर कि विधिवत रूप से शिक्षा, है ना, एक पर्टिकुलर ऑर्डर में शिक्षा को कैसे दिया जाए, किस प्रकार से विधिवत रूप से शिक्षा प्रदान की जाए, उसका अध्यापन करना ही क्या कहलाता है, शिक्षा शास्त्र कहलाता है। क्या कहलाता है, शिक्षा शास्त्र। कुल मिला के अध्यापन करवाने का तरीका सीखा जाता है यहाँ पे, कि ऐसे किस तरीके से अध्यापन करवाया जाए, ऐसे किस स्टाइल को या शैली को, मेथड को, पॉलिसीज को, प्रिंसिपल्स को, फॉर्मूले को यूज किया जाए कि बच्चे के पास सही जानकारी जाए, सही समय में जाए और बच्चा उसे सही तरीके से सीख भी पाए। इसके अंदर एक निश्चित समय भी होता है, उसकी बाद में बात करेंगे, है ना। चलिए, तो शिक्षा शास्त्र, हर एक चीज मैं लिखवाऊंगी भी आपको डेफिनेशन, अभी समझ लो, ठीक है। शिक्षा शास्त्र, शिक्षा के बारे में मैंने आपको बहुत सारा बता दिया। शास्त्र मतलब अध्यापन करवाने के लिए उसका विधिवत रूप से अध्ययन करना ही क्या कहलाता है, शिक्षा शास्त्र, ठीक है। अब उसके बाद बात करते हैं कि ये जो पेडागोजी है, कल ही मैंने आपको बता दिया था, दो शब्दों से कह रही हूं, दो भाषा के शब्दों से बनी है, एक ग्रीक से भी बनी है और ये फ्रेंच वर्ड से भी बनी है। यहां पे मैं लिख देती हूं ग्रीक और यहां पे मैं लिख देती हूं फ्रेंच। अगर मैं ग्रीक की बात करूं, अगर वो बोले कि डायरेक्ट बोल दे कि पेडागोजी किस भाषा के शब्द से बनी है, तो मैं फर्स्ट प्रायोरिटी ग्रीक को दूंगी, है ना। वैसे ऐसा कभी करेगा नहीं, क्वेश्चन डिलीट हो जाएगा, क्योंकि उसे बताना ही पड़ेगा। या फिर जितने भी ऑप्शन दे रखे हैं कि भाई ये शब्द किस उससे भाषा से बना है, तो या तो वो ग्रीक देगा या फ्रेंच देगा, क्योंकि हम वैसे तो प्रायोरिटी किसी को नहीं दे सकते, दोनों से ही बना हुआ है, ठीक है। तो और या फिर वो किस शब्द से बना है, तो शब्द में जो भी मैं यहाँ 3 शब्द लिखवाऊंगी, इनमें से कोई एक ही अवेलेबल होगा, आपको स्पेलिंग पे ध्यान रखना है। तो देखिए, जो ग्रीक वर्ड के, हाँ, रिवीजन करवा के बस इसी को कंटिन्यू कर रहे हैं, बस ये लास्ट है ना। पेडगोजिया शब्द से बनी है,
किससे बनी है भाई? ग्रीक भाषा के पैडगोजिया शब्द से बनी है। और इसी का अगर हम पुराना नाम, ये ग्रीक भाषा के इस शब्द को पहले क्या बोलते थे? पेडागोगस। क्या बोलते थे? पेडागोगस। कहीं पे ए मिल जाता है, कहीं पे नहीं मिलता है, आपको तो ये याद रखना है, पेडागोगस। पेडागोगस भी हो सकता है और पेडागोगस भी हो सकता है, ठीक है। अब उसके बाद बात करते हैं, स्पेलिंग पे थोड़ा सा ध्यान देना है आपको। फ्रेंच, तो फ्रेंच का था पेडागोजी। स्पेलिंग देखो, GOGIE। फ्रेंच भाषा के पेडागोजी शब्द से बना है। तीनों में से कोई भी एक ही होगा। 99% तो यही होगा, ये नहीं होगा तो ये होगा, और ये दोनों नहीं होंगे तो ये होगा। और अगर दो कोई भी हो जाए तो रीट होगी उस पे, ठीक है। चलिए अब इसके बाद बात कर लेते हैं, इसे तरीके से लिखना शुरू कीजिए, है ना। मैंने बताया था कि इसमें कॉलिन डिक्शनरी की ही हमें परिभाषा देखनी है, ठीक है, शिक्षा शास्त्र के लिए। कॉलिन नाम है भाई राइटर का, कॉलिन डिक्शनरी। कॉलिन डिक्शनरी ये आपने ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी की तरह मत समझना, कॉलिन डिक्शनरी। अच्छा अच्छा, इतना इमोशनल मत हो, ठीक है। चलिए लिखिए। देखिए भाई, जो डेफिनेशन जिस भाषा में दी गई है वो उसी भाषा में उसी राइटर के नाम के साथ लिखी जाएगी। बस हमारा काम क्या होता है, उसे सिंपल भाषा में समझना। चलिए सबसे पहले तो शिक्षा शास्त्र लिखिए। शिक्षण कार्य की प्रक्रिया का विधिवत रूप से अध्ययन। लिखवा दिया? तो लिख लीजिए जिन्होंने जो नए हैं। शिक्षण कार्य की प्रक्रिया का विधिवत रूप से अध्ययन क्या कहलाता है? शिक्षा शास्त्र कहलाता है। अच्छा, कॉलिन डिक्शनरी ने कहा कि जो शिक्षा के लिए, जो शिक्षक शिक्षण करवाने के लिए जो तरीके और जिन सिद्धांतों का इस्तेमाल करता है, ठीक है, उन्हीं का अध्ययन करना क्या कहलाता है? शिक्षा शास्त्र कहलाता है। तो लिखना शुरू कीजिए। बोर्ड पे लिखूं या बोल दूं? चलिए, यहां तक स्टूडेंट तक भी जाएगा, सब तक क्लियर। लिखिए, शिक्षण के तरीकों और सिद्धांतों का अध्ययन शिक्षण शास्त्र कहलाता है। शिक्षण के तरीकों और सिद्धांतों का अध्ययन शिक्षण शास्त्र कहलाता है, ठीक है। शिक्षण के तरीकों और सिद्धांतों का, है ना, तरीके जो भी स्टाइल यूज कर रहा है, सिद्धांत जो भी मेथड और प्रिंसिपल्स वो यूज करेगा, ठीक है। इंग्लिश वाले भी लिख सकते हो, लिखिए। मेथड एंड प्रैक्टिस ऑफ टीचिंग। मेथड एंड प्रैक्टिस ऑफ टीचिंग, ये किसी ने नहीं कहा, ये इंग्लिश में लिखवा रही हूं। पहले वाली है नहीं, ये इंग्लिश में परिभाषा दी है मैंने। पहली वाली, अरे इसका इंग्लिश वाली का कोई राइटर नहीं है, ये कॉमन डेफिनेशन है। और जो पहले वाली थी उसका राइटर था कॉलिन डिक्शनरी। कॉलिन डिक्शनरी, पहले वाली का तो मैंने बता दिया था ना कि कॉलिन डिक्शनरी की थी परिभाषा। कॉलिन डिक्शनरी नहीं लिख पा रहे? कितनी बार सुनोगे कि हाँ ये नाम ही है, ये ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी वाले का भाई है कॉलिन डिक्शनरी। कॉलिन डिक्शनरी होगा, नाम अजीब अजीब मिलेंगे इसमें, आप और हम यूज टू नहीं है उनसे, हमें सिर्फ याद करना है, हमें कोई मतलब नहीं होना चाहिए उससे।
देखिए इसमें क्या ध्यान दिया जाता है, सिर्फ सुनिए। शिक्षण करवाते हुए बच्चों को किस तरीके से शिक्षण करवाया जाए, किस तरीके के मेथड और स्टाइल का, मतलब तरीके और सिद्धांतों का और ये इनका इस्तेमाल किया जाए कि बच्चा उसको बहुत अच्छे तरीके से, कुछ ऐसी शैली का इस्तेमाल किया जाए कि उसे बच्चे बहुत अच्छे तरीके से समझ पाए। ठीक है। किसी भी शिक्षक का पढ़ाने से पहले क्या वो अपने शिक्षार्थियों को या अपने स्टूडेंट को समझ पा रहे हैं, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि हो सकता है मैं यहां आई, मैंने एक बार बोला, आपको एक बार बोलने से याद ही नहीं हुआ। मैंने क्या तरीका अपनाया कि भाई चलो एक काम करते हैं, हम इसे 2 से 3 बार रिपीट करते हैं। मैंने अपना तरीका बदला। तो मैंने वो तरीका क्यों बदला, क्योंकि मुझे समझ आया कि आपको शायद इस तरीके से समझ नहीं आ रहा। मान लो कि मैं कंप्यूटर की टीचिंग या टेक्निकल का कुछ पार्ट पढ़ाने लगी, मैं आई और थ्योरी करवाई मैंने आपको। मैंने देखा कि आपका कोई खास रेस्पॉन्स मुझे मिल नहीं रहा, मुझे आपके चेहरे से लग नहीं रहा, मैं आपको समझ पा रही हूँ कि आपको वो चीज समझ नहीं आई। तो मैं क्या करूंगी, नेक्स्ट से मैं सर को बोलूंगी कि सर एक काम करो, मुझे डिजिटल बोर्ड अवेलेबल करवाओ, मैं इनको डायग्राम से पढ़ाऊंगी, मैं इनको डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन करके पढ़ाना चाहती हूँ। और मैंने ये बात की है सर से, रियल में की है कि सर कुछ चीजें ऐसी हो जो डायग्राम के थ्रू बता दी जाए, यहाँ पे बनी हुई रहे, मैं एक पीपीटी बनाऊं, फिर उसके थ्रू मैं बच्चों को बताऊं। क्योंकि कंप्यूटर वाली चीज थोड़ा सा पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन होगी, तो आपके दिमाग में पिक्चर्स की इमेज बनी रहेगी। इसलिए कभी भी किसी चीज को थ्योरेटिकली मत लिखो, उसको डायग्राम से कुछ भी इस तरीके के सिंबल वगैरह बना दो कि आपको वो चीजें याद रह जाए भविष्य में। ठीक है, चलिए तो लिखिए इसके अंदर क्या किया जाता है, किस प्रकार से बच्चों को पढ़ा रहे हैं, शिक्षक किस प्रकार से बच्चों को पढ़ा रहे हैं, इस चीज का ध्यान रखा जाता है। तो अगर आप इस पॉइंट को बना के लिखना चाहो तो लिख सकते हो, और नहीं भी लिखना चाहो तो ये तो समझ की बात है। ठीक है, अब लिखिए शिक्षा शास्त्र के उद्देश्य। छात्रों के सीखने पर निर्माण करना। मतलब बच्चों के अंदर ऐसी, इस तरीके से बच्चों का निर्माण किया जाए, बच्चों का डेवलपमेंट किया जाए कि बच्चे उस चीज को सीखना शुरू कर दे, है ना, सीखना शुरू कर दे। ठीक है, दूसरा उद्देश्य है छात्रों के अंदर कौशल और दृष्टिकोण का, कौशल और दृष्टिकोण के विकास पर काम करना, उनके कौशल और दृष्टिकोण के विकास पर काम करना, ताकि उनका कौशल, जो उनकी प्रतिभा है वो, और उनका दृष्टिकोण, भाई मुझे पता होना चाहिए ना, मुझे पता चल जाए कि इस विद्यार्थी का दृष्टिकोण कैसा है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण है, या ये स्टूडेंट टेक्निकल पार्ट में बहुत अच्छा है, या ये स्टूडेंट मतलब स्पीच में बहुत अच्छा है, या ये स्टूडेंट, मुझे हर किसी का एक अलग अलग दृष्टिकोण का पता चल जाए। तो मैं, कल हमने बात की थी ना कि इस स्टूडेंट के अंदर की प्रतिभा को पहचानना है, इंटरनल पावर को पहचानना है, हमने क्या किया, उसका प्यूरिफिकेशन किया और उसको उसी डायरेक्शन में डाइवर्जन किया, उसको उसी तरफ उसकी दिशा को परिवर्तित किया, ताकि उसका सही रूप से सर्वांगीण विकास हो पाए उसी दिशा में जहां उसकी जरूरत है। ऐसा नहीं है कि राम को आती है पेंटिंग और मैं कहती हूं जाओ घुड़सवारी करने, ऐसा नहीं, उसके अंदर जो काबिलियत है उसे उसी दिशा में ही डाइवर्ट करना। ठीक है, ये चीजें समझ आई। चलिए अब लिखिए शिक्षक शास्त्र, छोटी छोटी चीजें। अच्छा, शिक्षा शास्त्र के साथ एक चीज, शिक्षक शास्त्र और शिक्षा शास्त्र, शिक्षा शास्त्र ना बाल केंद्रित होती है। कैसी होती है, बाल केंद्रित। बाल केंद्रित क्यों, अभी बताती हूँ। इसके अंदर हम सब चीजें क्या ध्यान दे रहे हैं कि बच्चों का विकास कैसा किया जाए, बच्चों को समझना है, बच्चों के व्यवहार को समझना है, उनका किस तरीके की उनके अंदर एबिलिटी है, किस पे फोकस कर रहे हैं हम, बच्चों पे। तो ये शिक्षा शास्त्र कैसा हो गया, बाल केंद्रित। शिक्षक शास्त्र, इसके अंदर शिक्षक पे ध्यान देना है, तो ये कैसा हो गया, शिक्षक केंद्रित। तो इसके अंदर लिख दीजिए
शिक्षक केंद्रित, इसका केंद्रीय बिंदु शिक्षक होता है। शिक्षक सबसे सार्थक पाठ्यक्रम की जानकारी देता है। शिक्षक का पहला दायित्व होता है कि उसे कोई भी विषय पढ़ाने से पहले सार्थक पाठ्यक्रम पता होना चाहिए और सार्थक पाठ्यक्रम के अनुसार ही जानकारी देनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमारे सिलेबस में है पेडागोजी तो ये कॉमन सेंस की बात है कि ये पेडागोजी कंप्यूटर पेडागोजी ही होगी, ठीक है, इसे अन्य विषय की पेडागोजी से कंपेयर ना करें। तो इसका सार्थक ये विषय पढ़ाने के लिए मुझे इसी का सिलेबस लाना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि मैं साइकोलॉजी उठा के लेके आ गई रीट वाली। तो लिखिए, सबसे सार्थक पाठ्यक्रम की जानकारी देता है। शिक्षक क्या करता है? सबसे सार्थक पाठ्यक्रम की जानकारी देता है। सार्थक मतलब जो सही पाठ्यक्रम है, ठीक है। नेक्स्ट लिखिए, छात्रों को सही तरीके से सही जानकारी दे, छात्रों को सही तरीके से सही जानकारी दे, चाहे शिक्षण शैली कुछ भी हो, चाहे शिक्षण शैली कुछ भी हो। भाई बच्चों तक सही जानकारी जानी चाहिए, ठीक है, और सही तरीके से जानी चाहिए, ठीक है, तरीका पढ़ाने का सही होना चाहिए। ऐसा नहीं मैं आपको मारपीट करके पढ़ाऊं, सही तरीके से सही जानकारी दे दो और उसके ऊपर उसके बाद डिपेंड करता है कि मैं किसी भी तरीके से पढ़ाऊं। मैं जरूरी नहीं कि एक पर्टिकुलर, हो सकता है कि आपको नेटवर्किंग वाले सर किसी और तरीके से पढ़ा रहे हूं, मैं मेरा सब्जेक्ट मैं अपने अलग तरीके से, बस मेरी जो इंफॉर्मेशन, जो अनुदेशन मैं करना चाह रही हूँ, जो इंफॉर्मेशन मैं आपको देना चाह रही हूँ, जो ज्ञान मैं आपको देना चाह रही हूँ, वो आप तक जाए, बस, ठीक है। तो उसकी शिक्षण शैली चाहे कैसी भी हो। यहां तक कोई डाउट है? समझ आ रहा है? चीजें सिंपल ही हैं। चलिए, उसके बाद लिखिए शिक्षण। अब बात करते हैं शिक्षण की। शिक्षा शब्द से बना है, सभी को सिंपल पता ही है। देखो, शिक्षक आपको ज्ञान प्रदान करने के लिए, आपको ज्ञान देने के लिए जो एक प्रक्रिया का इस्तेमाल कर रहा है, जैसे मैं आपको समझाने के लिए, पढ़ाने के लिए जो ये प्रक्रिया कर रही हूं, यही शिक्षण है। आपको पढ़ाने के लिए जो ये प्रक्रिया चल रही है अभी, ये शिक्षण ही है। तो शिक्षण क्या हो गया? ज्ञान प्रदान करने के लिए शिक्षक के द्वारा जो प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है वही शिक्षण है, ठीक है। तो इसे लिख दो, ज्ञान प्रदान करने के लिए शिक्षक के द्वारा जिस प्रक्रिया, जो प्रक्रिया अपनाई जाती है, या जो प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है, या जिस प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है, ज्ञान प्रदान करने के लिए शिक्षक के द्वारा जो प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है वही शिक्षण है। जिसका अर्थ होता है, शिक्षण का अर्थ क्या होता है? देखो, ये तो मैंने डेफिनेशन लिखवा दी, मैंने शिक्षण का अर्थ क्या बताया, सिर्फ क्या होता है, सिंपल सा मीनिंग होता है ज्ञान प्रदान करना, मतलब ज्ञान प्रदान करने की प्रक्रिया शिक्षण हो गई, ये तो इसका अर्थ है। और डेफिनेशन क्या होगी? ज्ञान प्रदान करने की प्रक्रिया। ज्ञान प्रदान करने की प्रक्रिया, ज्ञान कौन प्रदान करता है? शिक्षक। तो शिक्षक के द्वारा ज्ञान प्रदान करने की प्रक्रिया शिक्षण कहलाती है। ये हो गया अर्थ। चलिए, मैंने कल एक आपको कुछ चीजें बताई थी कि शिक्षक के द्वारा, शिक्षण के द्वारा क्या किया जाता है, एक मनुष्य द्वारा एक मनुष्य का निर्माण किया जाता है। क्या किया जाता है? एक मनुष्य द्वारा एक मनुष्य का निर्माण किया जाता है। तो आप लिख दीजिए, शिक्षण के द्वारा एक मनुष्य द्वारा एक मनुष्य का निर्माण किया जाता है।
शिक्षण के द्वारा एक मनुष्य का निर्माण किया जाता है। मैं भी एक मनुष्य हूं, मैं आपको पढ़ा रही हूं, कल आप फर्स्ट मतलब कंप्यूटर अनुदेशक बन जाते हैं, तो मैं भी एक मनुष्य हूं और मैंने आपका निर्माण किया है। ठीक है, तो एक मनुष्य द्वारा एक मनुष्य का निर्माण करना। शिक्षण दो प्रकार का होता है। शिक्षण कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है, जो कि मैंने कल भी बताया था। एक होता है हमारा संकुचित अर्थ। शिक्षण के दो अर्थ होते हैं, एक होता है संकुचित अर्थ और एक होता है व्यापक अर्थ। संकुचित अर्थ में मैंने बताया था कि शिक्षण को सिर्फ एक जो औपचारिक वे है उसी को हम क्या बोलेंगे, संकुचित, और एक जो औपचारिक और अनौपचारिक दोनों है उसको बोलेंगे व्यापक। संकुचित मतलब फॉर्मल, मतलब आपको जो यहां मैं शिक्षा दे रही हूं ये संकुचित शिक्षा है। ये क्या है? संकुचित शिक्षा है। लेकिन इसी शिक्षा के साथ साथ जो आप समाज से, परिवार से जो चीजें सीख रहे हैं वो व्यापक शिक्षा है। संकुचित शिक्षा ये इसलिए है क्योंकि मैं इससे आपको सिर्फ पेडागोजी पढ़ा रही हूं, और व्यापक शिक्षा है जिससे आपका सर्वांगीण विकास हो रहा है, आपका हर दिशा में विकास हो रहा है। आप समाज में रहना सीख रहे हैं, जीवन जीना सीख रहे हैं, परिवार के साथ आप जीवन के हर एक पहलू को सीख पा रहे हैं, तो वो व्यापक हुआ। ये संकुचित हुआ क्योंकि यहाँ एक निश्चित पाठ्यक्रम है, आप विद्यार्थी हैं, ठीक है, आप स्टूडेंट है, यहाँ हमारा एक निश्चित पाठ्यक्रम है, हम उस निश्चित पाठ्यक्रम पे एक निश्चित समय में और निश्चित विधि द्वारा ही उसका फॉलो कर रहे हैं। ऐसा नहीं है ना कि मैं आपको कुछ भी पढ़ा के चली जाऊं, या मैं जीवन के चलो आज सीखते हैं कि समाज में सरवाइव कैसे करना है, मैं ऐसी कोई बात तो नहीं कर रही हूँ। मैं आपको जिंदगी जीने का तरीका तो नहीं सिखा रही हूँ। तो मेरा जो तरीका है, जो मैं पढ़ा रही हूँ, ये संकुचित है। ये शिक्षण का संकुचित अर्थ है, ये फॉर्मल शिक्षा है, मैं आपको फॉर्मल दे रही हूं। आपकी माँ जो आपको सिखाती है, आपके पापा जो आपको सिखाते हैं, आपको दादा दादी, परिवार, समाज जो भी चीजें सिखाता है वो आपकी व्यापक शिक्षा है। तो लिखिए सबसे पहले शिक्षण के दो अर्थ होते हैं, एक लिखिए संकुचित अर्थ। हाँ, संकुचित, फॉर्मल, ठीक है, लिखिए। इसमें औपचारिक शिक्षा प्रणाली अपनाई जाती है। संकुचित अर्थ, औपचारिक शिक्षा प्रणाली, ये क्या होता है? आपका फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम होता है। फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम जो हर कोई फॉलो कर रहा है, ये क्या है? फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम को फॉलो किया जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए आप लिख सकते हैं विद्यालय, एग्जाम्पल के लिए आप लिख सकते हैं विद्यालय, कोचिंग वगैरह सब आपकी फॉर्मल ही है, तभी तो हम प्रोफेशनल टीचर हैं। आप फॉर्मल शिक्षण के लिए हम यहाँ फॉर्मल शिक्षण करवा रहे हैं और मैं फॉर्मल टीचर, वो प्रोफेशनल टीचर हूं। ठीक है, चलिए लिखिए। निश्चित समय में, निश्चित समय में निश्चित विधियां व निश्चित समय में निश्चित विधियां व निश्चित स्थान पर, निश्चित स्थान पर पूर्व नियोजित ढंग से शिक्षा दी जाए, वही औपचारिक शिक्षा है। पूर्व नियोजित ढंग से, अभी बता दूंगी। निश्चित समय में निश्चित विधियों द्वारा, निश्चित विधियों व निश्चित स्थान पर पूर्व नियोजित ढंग से शिक्षा दी जाए, वही क्या है? औपचारिक शिक्षण। क्या हमारा निश्चित समय है हमारे पास? मुझे टाइम अल्टीमेट, मतलब मुझे भी एक फिक्स टाइम दे दिया जाता है कि देखो इतने बजे आना है और इतने टाइम लिमिट में आपको पढ़ाना है।
मेरे पास कुल, मुझे ये पूरा आपका सिलेबस है, कितने टाइम में करना है उसका भी एक टाइम लिमिट है। क्या मेरे आने का एक समय है? क्या आने का ये स्थान फिक्स है? क्या पढ़ाने का एक तरीका है पर्टिकुलर? ठीक है, तो निश्चित तरीका हो गया, निश्चित समय हो गया, निश्चित स्थान हो गया, पूर्व नियोजित ढंग से, पूर्व नियोजित हमारे पास पहले से ही गिवन सिलेबस है। क्या हम उसी ढंग से, उसी के तरीके, उसी के ऊपर बेस होके पढ़ा रहे हैं? तो सारी चीजें क्या हो गई? ये औपचारिक शिक्षा। ठीक है, लिखिए इसमें, इसमें शिक्षक का स्थान प्रमुख होता है। शिक्षक का स्थान प्रमुख होता है और बालक गौण होता है। प्रायोरिटी में कौन रहता है? यहां पे टीचर रहता है और बालक यहां पे गौण होता है। गौण का मतलब टीचर के सामने उसका जो स्थान होता है वो छोटा रखा जाता है। गौण, गौण। शिक्षक का स्थान प्रमुख और बालक का स्थान गौण होता है। शिक्षक यहाँ पे मेन रोल अदा करता है और जो बालक होता है उसका स्थान प्रमुख नहीं होता। अब लिखिए अनौपचारिक शिक्षा, वो सॉरी व्यापक अर्थ लिखिए, है ना, संकुचित अर्थ लिखवा दिया, अब व्यापक अर्थ लिखिए। शिक्षण का व्यापक अर्थ, इसमें औपचारिक और अनौपचारिक दोनों साधनों का प्रयोग किया जाता है। औपचारिक और अनौपचारिक दोनों साधनों का प्रयोग किया जाता है। औपचारिक और अनौपचारिक दोनों साधनों का प्रयोग किया जाता है। औपचारिक और अनौपचारिक दोनों साधनों का प्रयोग किया जाता है। फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों ही रिसोर्सेस को, दोनों ही प्रणाली को, दोनों ही सिस्टम को वो यूज करता है। लिखिए आगे। औपचारिक शिक्षा आपका विद्यालय हो जाता है और अनौपचारिक शिक्षा परिवार समाज। ठीक है, औपचारिक विद्यालय, औपचारिक साधन क्या है? विद्यालय, और अनौपचारिक साधन क्या है? परिवार और समाज दोनों। परिवार में महत्वपूर्ण स्थान किसका होता है? माँ का होता है। पूछ लेता है ये, वो छोटी छोटी चीजें पूछी जाती हैं। तो औपचारिक लिख दो, औपचारिक साधन विद्यालय और अनौपचारिक साधन परिवार और समाज। कहीं पे आपको परिवार लिखा हुआ मिलेगा, कहीं पे आपको समाज लिखा हुआ मिलेगा, लेकिन परिवार से ही मिलके समाज बनता है। ठीक है, और परिवार में महत्वपूर्ण स्थान किसका होता है? माता का होता है, क्योंकि आपकी पहली गुरु आपकी माँ ही होती है। अब इसके बाद बात करते हैं, भाई कुछ लोगों ने डेफिनेशन भी दी। कल मैंने आपको बताया था कि डॉक्टर एन.एन. मुखर्जी ने क्या कहा था कि भाई शिक्षण सभी व्यक्ति के हाथ में, सभी मनुष्य के हाथ में एक चाय के प्याले के समान नहीं है, कि वो ऐसा नहीं है कि हर किसी के हाथ में है। ये एक कला है, ये एक विज्ञान है, ये एक कला है। हर किसी को, आपको भले ही हो सकता है कि मुझसे ज्यादा ज्ञान हो, लेकिन क्या आप उस ज्ञान को मुझ तक पहुंचा पा रहे हो? सब तक पहुंचा पा रहे हो? वही कला शिक्षण है। वही कला क्या है? शिक्षण है। कि आपके अंदर जितना ज्ञान है आप उसको प्रवाहित कर पा रहे हो, वो जरूरी होता है शिक्षण के लिए। केवल ज्ञान होना जरूरी नहीं होता। तो लिखिए, डॉक्टर एन.एन. मुखर्जी ने कहा है शिक्षण के लिए ही इन लोगों के स्टेटमेंट जो होते हैं ना, आप ऐसे ये शिक्षण के बारे में ही चीजें चल रही है। मैं आपको हर एक चीज बताती चलती ना कि अब ये शिक्षण के बारे में, तो ये शिक्षण के बारे में ही डेफिनेशन दी है किसी ने, है ना। अलग अलग लोगों के अलग अलग मत होते हैं जो कि यहाँ पे साइकोलॉजी और पेडागोजी में प्रस्तुत किए जाते हैं। ठीक है, कंपेयर करके चीजों को। तो लिखिए, डॉक्टर एन.एन. मुखर्जी ने क्या कहा है? शिक्षण कार्य प्रत्येक व्यक्ति के चाय के प्याले के समान नहीं है। शिक्षण कार्य प्रत्येक व्यक्ति के
चाय के प्याले के समान नहीं है। चाय का प्याला हर किसी के हाथ में होता है, ठीक है। एक तरीके से ज्ञान हर किसी के पास होता है, ठीक है। चाय के प्याले के समान नहीं है, यह तो कला और विज्ञान है। आपसे सिंपल पूछ लेगा कि कला और विज्ञान से किसने कंपेयर किया है शिक्षण को? किसने किया है? डॉक्टर एन मुखर्जी ने। पूरा स्टेटमेंट भी दे सकता है। और मेन क्या है इसके अंदर? कला और विज्ञान, ठीक है। कि भाई चाय का प्याला हर व्यक्ति के हाथ में है, ज्ञान तो हर किसी के हाथ में है, लेकिन क्या हर कोई उस ज्ञान का एक कला के रूप में प्रयोग कर पा रहा है? ठीक है, तो यहां पे ये है। अब लिखिए, डॉक्टर जैक्सन ने क्या, डॉक्टर जैक्सन कह रही, जैक्सन ने क्या कहा है? डॉक्टर नहीं लिखना है, जैक्सन लिखना है। कल मैंने आपको बताया भी था, एक परिपक्व व्यक्ति द्वारा, ठीक है, सुनो अभी, एक परिपक्व व्यक्ति द्वारा एक अपरिपक्व व्यक्ति का अंतःक्रिया के माध्यम से, ठीक है, ज्ञान प्रदान करना या शिक्षण करना, यही अंतःक्रिया क्या होती? इंटरेक्शन, ठीक है। परिपक्व व्यक्ति कौन है यहां पे? शिक्षक। अपरिपक्व कौन है? विद्यार्थी, ठीक है। तो कुल मिला के एक अपरिपक्व को परिपक्व बनाना, ठीक है। चलिए लिखिए, शिक्षण वह प्रक्रिया है शिक्षण वह प्रक्रिया है, जैक्सन, हाँ जैक्सन, जैक्सन के अनुसार है ना, जैक्सन ने ये बात कही है, ठीक है। जैक्सन, उन्होंने क्या कहा है? शिक्षण वह प्रक्रिया है जिसमें एक परिपक्व व्यक्ति, जिसमें एक परिपक्व व्यक्ति, और ये परिपक्व व्यक्ति कौन होता है भाई? ये होता है टीचर, यानी कि आपका शिक्षक। कौन होता है ये परिपक्व व्यक्ति? टीचर, शिक्षक। एक परिपक्व व्यक्ति एक अपरिपक्व व्यक्ति को, एक अपरिपक्व व्यक्ति को, अपरिपक्व व्यक्ति कौन हो गया? शिक्षार्थी। अपरिपक्व व्यक्ति कौन हो गया? शिक्षार्थी, छात्र, बालक, ठीक है। ब्रैकेट में लिख सकते हो स्टूडेंट। अपरिपक्व व्यक्ति को अंतःक्रिया के द्वारा शिक्षा प्रदान करना। अंतःक्रिया मतलब इंटरेक्शन। भाई मैं आपसे इंटरेक्ट कर पा रही हूं, हमारे बीच में एक माध्यम है, तभी तो मैं आपको अपना ज्ञान दे पा रही हूं। ये हमारे बीच में इंटरेक्शन ही तो हो रहा है, इसी को ही अंतःक्रिया बोलते हैं। के द्वारा शिक्षा प्रदान करना। यहां पे शिक्षण के बारे में खत्म हुआ। अब एक नया वर्ड लिखिए, अनुदेशन। अनुदेशन का सिंपल सा अर्थ होता है इंस्ट्रक्शन या आपको इंफॉर्मेशन देना, ठीक है। अनुदेशन, हाँ, यहां पे मैं लिख रही हूं अनुदेशन। अनुदेशन, और इसी को बोला जाता है इंस्ट्रक्शन। क्या बोला जाता है? इंस्ट्रक्शन। क्या बोला जाता है? इंस्ट्रक्शन। अब ये मत कहना कि मैम इंस्ट्रक्शन की स्पेलिंग लिख दो। नालायकों, कंप्यूटर में हर एक उस पे वो इंस्ट्रक्शन वर्ड तो यूज किया ही जाता है, ठीक है। हिंदी में लिख लिया, इंग्लिश में भी लिख लो। इसका अर्थ होता है इंफॉर्मेशन देना या सूचना देना। अर्थ क्या होता है अनुदेशन का? इंफॉर्मेशन देना या सूचना देना। इंफॉर्मेशन क्या होती है भाई? अरेंज्ड डेटा, प्रोसेस्ड डेटा। मैं आपको सही तरीके से सही चीज देके जाऊंगी, वही तो अनुदेशन होगा।
अनुदेशन शिक्षण का ही एक भाग होता है, लेकिन शिक्षण एक व्यापक अर्थ में, क्योंकि शिक्षण तो कोई भी मतलब एक औपचारिक माध्यम से हो वही जरूरी नहीं है। तो जो औपचारिक माध्यम से करवाया जाता है ना, वही अनुदेशन है। अब आप कहोगे कि मैम दोनों में ही पढ़ाना ही है ना, दोनों में ही शिक्षण करवाना, दोनों टीचिंग ही तो है। अनुदेशन भी टीचिंग है और शिक्षण भी टीचिंग है। तो जो अनुदेशन है ये शिक्षा का ही भाग है, और जो भाग होता है वो संकुचित होता है, इसलिए शिक्षण व्यापक है। जो मैं आपको अभी फॉर्मल तरीके से जो फॉर्मल इंफॉर्मेशन दे रही हूं, जो फॉर्मल पढ़ा रही हूं, ये अनुदेशन है। और जब ये व्यापक रूप से किया जाता है, आपके सर्वांगीण विकास के लिए किया जाता है, जिसमें औपचारिक और अनौपचारिक दोनों शिक्षा दी जाती है, वो शिक्षण हो जाता है। और जब सिर्फ और सिर्फ एक फॉर्मल सिलेबस के बेस पे हम बात कर रहे हैं, वो अनुदेशन है। फर्क, डिफरेंस लिखवा दूंगी मैं आपको, डिफरेंस लिखवा दूंगी ताकि आप किसी भी क्वेश्चन में अटके ना। तो लिखिए, शिक्षण के समय हमने शिक्षण में क्या लिखा था? ज्ञान का आदान प्रदान। क्या मैंने वहां पे पाठ्यक्रम या विषय की बात की थी? नहीं, यहां पे पाठ्यक्रम की बात होगी। लिखिए, शिक्षण के समय, शिक्षण के समय अनुदेशन ही लिखना है ना, इंस्ट्रक्शन। शिक्षण के समय अध्यापक द्वारा विषय को, विषय है ना, अध्यापक द्वारा विषय को छात्र तक पहुंचाने के लिए अध्यापक द्वारा छात्र तक पहुंचाने के लिए जो क्रिया की जाती है या जो क्रिया करता है, जो क्रिया की जाती है या जो क्रिया करता है, अनुदेशन कहलाता है। एक चीज याद रखना, जहां पे भी देखो काम दोनों ही वही है कि शिक्षक द्वारा आप तक इंफॉर्मेशन पहुंचाना, लेकिन जैसे ही वो ज्ञान होता है व्यापक, जिसका कोई एक विशेष पाठ्यक्रम नहीं होता, लेकिन वही विषय या पाठ्यक्रम की जब बात आ जाती है तो वो अनुदेशन हो जाता है, और जब ज्ञान की बात आ जाती है तो वो शिक्षण हो जाता है। जब औपचारिक या फॉर्मल शिक्षा की बात हो जाती है तो वो अनुदेशन हो जाता है, इंस्ट्रक्शन हो जाता है। और जब वो औपचारिक और अनौपचारिक दोनों की बात हो जाती है, जिसमें आपका देखो औपचारिक शिक्षा से आपका ज्ञान का विकास होगा। क्या मैं आपको यहाँ इमोशनली स्ट्रॉन्ग करने आ रही हूँ? क्या मैं आपका भावनात्मक विकास करने आ रही हूँ यहाँ पे? क्या मैं आपका यहाँ पे क्रियात्मक विकास करने आ रही हूँ? नहीं, मैं यहाँ सिर्फ आपका ज्ञानात्मक विकास करने आ रही हूँ। क्या करने आ रही हूँ? सिर्फ ज्ञानात्मक विकास। तो एक तरफ लिख दीजिए अनुदेशन और एक तरफ लिख दीजिए शिक्षण, ताकि आपको इनका डिफरेंस भी पता चल जाए। समझ तो आ रहा है ना? सर के ऊपर से थोड़ी जा रहा है, पक्का समझ आ रहा है, क्योंकि भाई नया सब्जेक्ट है अनुदेशन, और एक तरफ लिख दीजिए शिक्षण। ये क्या है? ये संकुचित है, और वो क्या है? व्यापक है। इसका अर्थ संकुचित है और उसका अर्थ व्यापक है। हाँ, इसका अर्थ संकुचित है और इसका अर्थ व्यापक है। मैंने यहां पे लिख दिया है अर्थ। इसका अर्थ संकुचित है और इसका अर्थ व्यापक है। इसमें औपचारिक शिक्षा दी जाती है और इसमें औपचारिक प्लस अनौपचारिक दोनों। इससे आपका
इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है आपका ज्ञानात्मक विकास। इसका उद्देश्य क्या है आपका? ज्ञानात्मक, ताकि आपका ज्ञान बढ़े। और इसका उद्देश्य है आपका ज्ञानात्मक, भावनात्मक और क्रियात्मक विकास। ठीक है, इसका उद्देश्य है आपका ज्ञानात्मक विकास करना, उसका उद्देश्य है आपका ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक विकास। ये पाठ्यक्रम पर आधारित होता है ना? लिख दीजिए, इसका उद्देश्य होता है सिर्फ पाठ्यक्रम को पूर्ण करना। किसको? पाठ्यक्रम को पूर्ण करना। किस पर आधारित हो गया? पाठ्यक्रम आधारित, मतलब सिलेबस बेस्ड होता है भाई। और ये जो होता है, ये होता है आपका सर्वांगीण विकास के लिए। आपका सर्वांगीण, भाई इसमें केवल आपका ज्ञानात्मक विकास हो रहा है, इसमें आपका ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक तीनों ही विकास के तीन ही पहलू, और ये तीनों ही विकास अगर आपके हो रहे हैं तो ये आपका क्या कर रहा है? सर्वांगीण विकास कर रहा है, हर दिशा में आपका विकास कर रहा है, और ये केवल आपका ज्ञान की दिशा में विकास कर रहा है। आ गया समझ में? अब तो हर एक चीज बिल्कुल क्लियर। अब अगर आपसे पूछ लिया जाए कि वह शिक्षण का प्रकार जो पाठ्यक्रम आधारित होता है, आप सीधे क्या कहेंगे? वो अनुदेशन होता है। और जो ज्ञान आधारित होता है, जिसमें ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक तीनों ही विकास होते हैं, वो क्या होता है? शिक्षण होता है। ये संकुचित होता है, ये व्यापक होता है। इसमें औपचारिक शिक्षा दी जाती है, उसमें औपचारिक और अनौपचारिक दोनों शिक्षा दी जाती है। ये पाठ्यक्रम को पूर्ण करता है और उसका उद्देश्य होता है आपका सर्वांगीण विकास करना। ठीक है, यहां तक कोई भी डाउट है तो बात कीजिए। समझ आ रहा है? अब लिख दीजिए शिक्षण अधिगम। मैंने अधिगम, शिक्षण का अर्थ होता है टीचिंग और अधिगम का अर्थ होता है लर्निंग। एक चीज याद रखना, लर्निंग तभी होगी जब टीचिंग होगी। लर्निंग तभी होगी जब टीचिंग होगी। मतलब लर्निंग किस पर आधारित है? टीचिंग पर। तो दोनों के बीच में क्या होता है? गहरा संबंध होता है। दोनों के बीच में क्या होता है? गहरा संबंध होता है। जब आपको टीचिंग करवाई जाती है और जब आप उस चीज को लर्न कर लेते हो, आप उस चीज को सीख लेते हो, उसी से आपके व्यक्तित्व का विकास होता है। किसका विकास होता है? आपके व्यक्तित्व का विकास होता है। क्योंकि किसी भी चीज को, एक तो मैंने आपको पढ़ाया और ना तो आपने उसे सीखा, आपने उसे सिर्फ ज्ञान के रूप में लिया। उसको अगर आपने उससे अपने डेली लाइफ में नहीं उसे अप्लाई किया, उसका एप्लीकेशन ही नहीं किया, तो वो एक लिमिटेड, एक संकुचित उसमें रह जाएगी। ठीक है, तो अधिगम में क्या किया जाता है? उसको लर्न करने के बाद अप्लाई भी करना। तो ये लर्निंग होती है, उसे सीखना। और सीख जाते हो तो आप उसका इस्तेमाल जरूर करते हो। ज्ञान तो आपको मिल गया, लेकिन उस ज्ञान का इस्तेमाल भी जरूरी होता है ना। जब उस ज्ञान का इस्तेमाल करते हो आप, वही आपकी लर्निंग होती है। क्या होती है? लर्निंग। और लर्निंग को ही अधिगम बोला जाता है, जो कि आपकी कोचिंग का नाम है। अब आप कहेंगे कि अधिगम क्या है? ये सब देखो, किसी भी चीज को जब आप सीखते हो तो वो आपके लिए अपेक्षाकृत क्या रहता है? स्थायी हो जाता है। ऐसा थोड़ी है आज आपने कुछ सीखा और फिर आप उसको भूल गए। हाँ, ऐसा है कि डे बाय डे वो चीज और बेहतरीन होती चली जाती है ना?
अपेक्षाकृत आपके पास वो रहती ही है, स्थायी है, वो आपसे पूछेगा नहीं, मैं बता रही हूँ जस्ट नॉर्मल चीजें ही। ठीक है, आपने कोई भी चीज सीखी, ज्ञान है, एक समय के बाद आप उसको भूल जाओगे, चीजें याद रहे ना रहे, लेकिन अगर आपने उसको प्रैक्टिकली करके सीख लिया, अपनी लाइफ में उसका एक दो बार एप्लीकेशन कर दिया, तो वो चीज आपको याद रहेगी। आपको क्या रहेगी? याद रहेगी। तभी तो कहते हैं कि अगर कोई चीज सीख रहे हो तो उसका एप्लीकेशन भी तो करो, अपने उसे अपने जीवन में उपयोग भी तो करो, उपयोग करना जरूरी है। तो लिखिए, शिक्षण और अधिगम के बीच में गहरा संबंध होता है, अभी बताया मैंने आपको। शिक्षण और अधिगम के बीच में गहरा संबंध होता है। ठीक है, शिक्षण होने पर अधिगम हो जरूरी नहीं है। मैंने आपको ज्ञान दिया लेकिन आपने सीखा, ये जरूरी नहीं है। तो शिक्षण होने पर अधिगम हो ये जरूरी नहीं है। भाई मैंने आपको ज्ञान दिया, सीखना ना सीखना आपके ऊपर है। तो शिक्षण होने पर अधिगम हो ये जरूरी नहीं है, लेकिन अधिगम तब होता है जब शिक्षण होता है। लेकिन अधिगम जब होता है, दोबारा से बोल देती हूं, शिक्षण होने पर अधिगम हो ये जरूरी नहीं है। भाई मैंने आपको टीचिंग करवाई, जरूरी नहीं है कि आप उसे सीखो, लेकिन आपने सीख लिया है उसका मतलब है कि वहां टीचिंग करवाई गई है। ठीक है, तो शिक्षण होने पर अधिगम हो ये जरूरी नहीं है, लेकिन जब अधिगम होता है इसका मतलब है कि वहां शिक्षण हुआ है। ठीक है, आपने कोई चीज सीखी है इसका मतलब है कि आपने वो चीज कहीं ना कहीं से आपको उसका शिक्षण मिला है। आपने किसी भी चीज से उस चीज को सीखा है, चाहे किताब ही क्यों ना हो, सीखा है ना। तो आपके अंदर लर्निंग कब आई? जब वहां टीचिंग हुई है, जब वहां टीचिंग हुई है। लेकिन जहां टीचिंग हुई है वहां लर्निंग हो ये जरूरी नहीं है। आज मैं पढ़ा के जा रही हूं, आप उसे सीखो ना सीखो जरूरी नहीं है, लेकिन आपने किसी चीज को सीख लिया, इसका मतलब है कि वो आपने तभी सीखी है जब वहां पे शिक्षण हुआ है। आ गया समझ में? ये इतनी सी बात आपको याद रखनी है। ये वही चल रही है जब हम मतलब शिक्षण अधिगम के लिए हम अलग अलग आपको सिखाने के लिए जब हम मेथड यूज करने लगेंगे, तो सबसे पहले हमें मेथड के बारे में बताया जाएगा कि कौन कौन सा मेथड यूज करना चाहिए, किस तरीके से यूज करना चाहिए, फिर उसमें कंप्यूटर के मेथड्स आने लगेंगे। ठीक है, तो ये चीजें जरूरी हैं, है ना। यहां से क्वेश्चंस उठते हैं, वरना मैं थोड़ा बहुत कहीं से इधर उधर से ही करके वो करवा देती, लेकिन मैं चाहती हूं कि आपके मार्क्स ना कट हो, भले ही आपको 2-4 घंटे ज्यादा पढ़ना पड़ जाए। फिर आप 10 किताबों के चक्कर में पढ़ोगे तो 10 किताब मैं पढ़ लूं आप ना पढ़ो, मैं इसलिए आपके लिए मेहनत कर रही हूँ। वरना मैं भी लिमिटेड पेज लेके आती, लिखवाती और चली जाती। आपको पता है मैं खुद ये चीजें सीख रही हूँ। मेरी सिस्टर है, साइकोलॉजी की टीचर है, उससे मैं ये डिस्कस करती हूँ। ऑब्वियस सी बात है, हम टेक्निकल वालों का इससे कोई लेना देना नहीं होता है। ठीक है, तो वो खुद मैं उससे ये चीजें सीख के आती हूँ, किताबें पढ़ के आती हूँ बहुत सारी, फिर मैटर कलेक्ट करके लेके आती हूँ कि आप तक चीज बेहतर जानी चाहिए। पहली बार हो रहा है, आपको नहीं पता चलेगा, मैं आपको कुछ भी करवा के चली जाऊं, लेकिन ऐसा मैं नहीं करना चाहती, क्योंकि मेरा भी कुछ एक वो है, मेरा भी कुछ मोटो होगा, है ना। मैं भी ऐसा नहीं चाहती कि आप लोगों को 10 किताबों में झांकना पड़े। याद रख लेना, 10 किताबों में झांक लेना, 10 किताबों से ज्यादा करवा के जाऊंगी, कितना ही कहीं से भी देख लेना। मैं नहीं मना करूंगी कि आप कोई किताब मत पढ़ो, अगर आपके मन की संतुष्टि नहीं है आप किताब पढ़ लेना। एट द एंड मैं आपको 200-250 क्वेश्चंस भी करवाऊंगी, एट दी एंड 200-250 क्वेश्चंस करवाऊंगी। बाय द वे वो आपको मैं लिखवाऊंगी नहीं, वो मैं टाइप करवा के आपको रिटन फॉर्म में दूंगी, फिर हम उन्हें यहाँ डिस्कस करेंगे। ठीक है, ठीक है।
लिखिए, शिक्षण अधिगम के उद्देश्य, शिक्षण अधिगम के उद्देश्य, लक्ष्य और उद्देश्य, सॉरी, शिक्षण अधिगम के लक्ष्य और उद्देश्य। याद रखना, जब भी हम किसी लक्ष्य को प्राप्त करते हैं तो हमें उसके लिए उद्देश्य की आवश्यकता होती है। जब भी हम कोई लक्ष्य को प्राप्त करते हैं तो उसके लिए हमें उद्देश्य की आवश्यकता होती है। याद रखना, शिक्षण अधिगम में या टीचिंग लर्निंग में जो लक्ष्य होता है, जो हमने निश्चित लक्ष्य रखा है, उसकी कभी भी पूर्ण प्राप्ति नहीं होती। पूर्ण प्राप्ति नहीं हो सकती भाई। मैंने आपको कंप्यूटर के लिए कोई चीज सिखाई नेटवर्किंग की, क्या आप नेटवर्क का पूरा सिस्टम डेवलप कर सकते हो? नहीं कर सकते। क्या पूर्ण प्राप्त हुआ मेरा लक्ष्य? मैंने तो आपको नेटवर्किंग का पूरा ज्ञान दिया, क्या आप उसको पूरा कर पाए? मैंने आपको सी लैंग्वेज पढ़ाया, आपने सी लैंग्वेज सीख तो ली, क्या आप एक पूरा सॉफ्टवेयर डेवलप कर पाए? कोई किसी चीज में लैग कर जाता, कोई किसी चीज में लैग कर जाता, किसी में कहां कमी रह जाती, किसी में कहीं कमी रह जाती, तो पूर्ण प्राप्ति कभी नहीं होती है। तो जो निश्चित लक्ष्य होता है उसकी पूर्ण प्राप्ति कभी भी नहीं होती। शिक्षण अधिगम में निश्चित लक्ष्य की पूर्ण प्राप्ति नहीं होती। लेकिन याद रखना कि लक्ष्य की प्राप्ति के लिए उद्देश्य की आवश्यकता होती है। ये पूछा जाता है, छोटी छोटी उसमें पूछ लिया जाता है। तो लिखिए, लक्ष्य एक निश्चित सीमा तक ही प्राप्त होता है। लक्ष्य एक निश्चित सीमा तक ही प्राप्त होता है। ब्रैकेट में लिख दो, इसकी पूर्ण प्राप्ति नहीं होती। लक्ष्य एक निश्चित सीमा तक ही प्राप्त होता है। लक्ष्य एक निश्चित सीमा, क्योंकि चीजें डे बाय डे इंप्रूव होती रहती है ना, चीजें डे बाय डे इंप्रूव होती रहती है। आप कभी भी एक बार में कोई भी चीज बेस्ट नहीं बना सकते। पहले पंखा कैसा था, फिर बाद में कैसा बना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला आ जाएगा, इसके अंदर इंटरनेट ऑफ थिंग्स वाली आईओटी वाली चीजें आ जाएंगी, तो हर एक चीज डे बाय डे बने। क्या आपने पहली बार में ही ये इसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पंखा बना दिया था? नहीं। आगे के टाइम में आप बोलोगे पंखा चल जाएगा। मान लो ऐसा भी हो सकता है कि आपकी बॉडी के सेंसेशंस को फील कर पाए, आपके सेंस, आपके जैसे सेंस हैं, आप सर्दी गर्मी में हर चीज को महसूस कर पाते हैं। तो हो सकता है कि आने वाले टाइम में इतनी आर्टिफिशियली इंटेलिजेंस हो जाए ये इसके अंदर कि आप बैठे हो और आपकी बॉडी का टेम्परेचर इसके टेम्परेचर से मैचिंग में, उसे लग रहा है कि आपकी बॉडी इस टेम्परेचर को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही, इतनी हवा को, तो ये हो सकता है कम हो जाएगा, क्योंकि चीजें बहुत स्मार्ट हो चुकी है। आगे आने वाले टाइम में आप देखना क्या क्या चीजें मिलेंगी आपकी सोच से बहुत परे। तो आपने क्या एक ही बार में इसका लक्ष्य रख दिया था? नहीं। तो यहाँ पे निश्चित लक्ष्य एक सीमा तक ही होता है, ठीक है, उसकी पूर्ण प्राप्ति नहीं होती। लिखिए, लक्ष्य की प्राप्ति के लिए लक्ष्य की प्राप्ति के लिए उद्देश्य साधन है। लक्ष्य की प्राप्ति के लिए उद्देश्य साधन है। मतलब लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हम एक उद्देश्य बनाते हैं कि हमें यह करना, उसी से हमें लक्ष्य प्राप्त होता है। ठीक है, लक्ष्य की प्राप्ति के लिए उद्देश्य क्या है? एक साधन है। लिखिए, उद्देश्य शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग उद्देश्य शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग बोवित महोदय ने किया था। इस शब्द का, उद्देश्य शब्द का जो सर्वप्रथम प्रयोग है, किसने किया था? बोवित महोदय ने किया था। और कब किया था? 1918 में। बोवित महोदय
है ना। हिंदी में बोवित महोदय लिखा जाता है, इंग्लिश में सर बोवित लिख देते हैं, सर आगे लगा देते हैं, वो महोदय बन जाता है। उद्देश्य अधिक व्यवहारिक, लिखिए, उद्देश्य अधिक व्यवहारिक और सुनिश्चित होते हैं। उद्देश्य अधिक व्यवहारिक और सुनिश्चित होते हैं। उद्देश्य को प्राप्त किया जा सकता है ना, लक्ष्य को नहीं। लक्ष्य की एक सीमा होती है, ठीक है। ये अधिक व्यवहारिक होता है और ये सुनिश्चित होता है। अब देखिए, थर्नर और कॉलेटी थे, नाम है थर्नर और कॉलेटी। उन्होंने भी इस चीज के बारे में बात की। तो उन्होंने क्या कहा कि भाई जो उद्देश्य होता है इसके अंदर एक सुनिश्चितता होती है, इसकी ये व्यवहारिक होता है, इसके अंदर समुचितता होती है, मतलब ये उचित होता है, ठीक है। तो उन्होंने इसके बारे में अनुकूल होता है, उपयोगिता होती है उद्देश्य में। तो लिखिए, थर्नर और कॉलेटी, थर्नर और कॉलेटी, ये दो महोदय और थे। इन्होंने उद्देश्य के बारे में क्या कहा, लिखिए, उद्देश्यों के चुनाव के लिए क्या कहा, थर्नर और कॉलेटी ने क्या कहा उद्देश्यों के लिए, उद्देश्य के चुनाव के लिए व्यवहारिकता, अनुकूलता, उपयोगिता, समयबद्धता व समुचितता का, समयबद्धता मतलब टाइमली, है ना। व समुचितता, समुचित का मतलब उचित, है ना, सही होना चाहिए। अब मैं समझाती हूं, ये समुचितता का होना आवश्यक मापदंड है। आवश्यक, समुचितता का होना आवश्यक मापदंड है। मतलब ये एक तरीके से उन्होंने उद्देश्यों के, उद्देश्य के क्या बताए हैं, मापदंड बताए हैं। क्या मापदंड बताए कि भाई आपका कोई भी उद्देश्य वो एक तो व्यवहारिक होना चाहिए, ठीक है, अनुकूल होना चाहिए, है ना। ऐसा नहीं है कि उसका प्रभाव प्रतिकूल हो, अनुकूल प्रभाव। उपयोगिता मतलब वो उपयोगी होना चाहिए। समयबद्धता मतलब वो टाइमली पूरा होना चाहिए। ये नहीं है कि आपका उद्देश्य और आप उसे 2 दिन का आपका टारगेट है, मेरा मई और जून से पहले आपका सिलेबस करवाना, और मेरी समयबद्धता है ही नहीं, मैं इसे टाइमली पूरा करवा ही नहीं पा रही हूं, मैं इसे जुलाई में पूरा करवा रही हूँ आपका सिलेबस। तो किसी भी, मेरा उद्देश्य क्या है, आपका सिलेबस करवाना, क्या ये व्यवहारिक है? हाँ। अब भाई आप कंप्यूटर अनुदेशक के स्टूडेंट हो तो ये आपके लिए उपयोगी भी है, आपके लिए समुचित मतलब आपके लिए सही भी है। ऐसा तो नहीं है कि मैं रीट वालों को कंप्यूटर पेडागोजी पढ़ाने चली जाऊं, नहीं करवा सकती। कंप्यूटर पेडागोजी आपके लिए व्यवहारिक है, आपके अनुकूल है, आपके लिए उपयोगी है। समयबद्धता का इसमें ध्यान रखना चाहिए और समुचित सही आपके लिए होना चाहिए। ये क्या होते हैं, उद्देश्यों के मापदंड होते हैं। उद्देश्यों के क्या होते हैं, मापदंड, ठीक है। थर्नर और कोलेटी ने तो दो ही बताए, उसने तो व्यवहारिक और निश्चितता बताई, है ना, व्यवहारिक और निश्चितता। लेकिन बाकी सारी चीजें भी मैटर करती हैं भाई, उसके अंदर निश्चितता भी होनी चाहिए, व्यवहारिक भी होना चाहिए, अनुकूल भी होना चाहिए, उपयोगी भी होना चाहिए, समयबद्धता भी होनी चाहिए, सारी चीजें होनी चाहिए। यहां तक किसी को कोई डाउट है? अच्छा, मेरी क्लास 2 घंटे चलेगी, आपको ये पता है? क्योंकि मैं बता रही हूँ, मैं नहीं चाहती कि मैं इसके लिए आपका ज्यादा टाइम लूं। इसको आपको 15-20 दिन में करवा के
और एक तरीके से मैं आपका रिवीजन भी करवा ही रही हूँ, आपको साथ साथ याद होता जाए। याद रखना, इस सिलेबस को, इस टॉपिक को उठा के रख मत देना। टेक्निकल में आप लैक कर सकते हो, इस सब्जेक्ट में आप लैक नहीं करोगे अगर एक बार समझ लिया तो। आपकी मेरे हिसाब से अब तो समझ डेवलप होने लग गई होगी। अब मेरे को लग नहीं रहा कि पेडागोजी ऐसा मुश्किल सब्जेक्ट लग रहा है आप लोगों को। समझ आ रहा है ना? तो इन चीजों को पढ़ते रहना है। 2-3 पार्ट है जो आपको 100% मार्क्स दिलवाएंगे। आपका फंडामेंटल, आपका ये पेडागोजी, और आपका वो रीजनिंग वाला पार्ट। इसमें आप लैक नहीं करने चाहिए। आपका रीजनिंग वहां भी आएगा और यहाँ भी आएगा, दोनों पार्ट में आएगा। उसमें भी दे रखा है ना मेंटल एबिलिटी, और इसमें भी दे रखा है। जब पेपर साथ होने हैं तो ये साथ ही होंगे ना एक ही दिन में। स्लो क्लैप होनी चाहिए। क्या चाहते हैं? 2 सब्जेक्ट दोनों पेपर में दे दिए गए हैं, एंड उनका वो भी, रीजनिंग का कोई पर्टिकुलर वो नहीं होता, वो कॉमन होती है लगभग। चलो, अच्छा है, आपको ही बेनिफिट है। एक पढ़ोगे, 2 में नंबर ले जाओगे। लेकिन आपको क्या बेनिफिट है, वो सभी को ही है। तो ऐसा कुछ खास आपको कुछ मिलेगा नहीं। लेकिन हाँ, रीजनिंग की प्रैक्टिस करते रहना। ठीक है। अब लिखिए। थके थोड़ी हो? पानी वानी पीना चाहोगे? पी लो 2-3 मिनट पानी। बस उठ के मत जाना यहाँ से, है ना? 2-3 मिनट
अभी हमारा शिक्षण अधिगम में वो उद्देश्य ही चल रहा है ना। अब लिखिए, ब्लूम अंकल जिनकी हमने बात की थी, बेंजामिन ब्लूम, बेंजामिन ब्लूम, बेंजामिन, इसी में कंटिन्यू करना है ना, अलग से हेडिंग नहीं डालनी है। हाँ, उन्होंने एक वर्गीकरण किया है जो आपको टीचिंग मेथड में आगे भी बहुत सारी जगह, आज जो आपका मूल्यांकन होता है, ठीक है, आज जो आपका मूल्यांकन पद्धति है, ये इन्हीं की देन है। ये जो मूल्यांकन पद्धति है, जो इवैल्यूएशन होता है, इसके बारे में इन्होंने ही बात की थी और इसी से ही शिक्षा जगत में मूल्यांकन से ही क्रांति आई थी। जी, ये मूल्यांकन वाली जो पद्धति है कि भाई केवल पढ़ाना जरूरी नहीं होता है, उसका इवैल्यूएशन भी होना चाहिए, पता तो चलना चाहिए कि कितना सीख पा रहा है, उसका मूल्यांकन होना जरूरी है। तो ये मूल्यांकन किसने लाया था? बेंजामिन ब्लूम ही लेके आए थे। और क्या लेके आए थे? ये पाठ्यक्रम के साथ साथ समाज का ज्ञान भी होना जरूरी है। मतलब अगर मैं व्यापक की बात करूं तो व्यापक शिक्षण में इनका हाथ था, है ना। ठीक है, तो बेंजामिन ब्लूम, लिखिए इनकी पुस्तक है, इनकी पुस्तक है शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण। शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण, शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण, ये इनकी पुस्तक है। ठीक है, इन्होंने इसमें शैक्षिक वर्गीकरण किया है। ठीक है, शिक्षण पद्धति में मूल्यांकन, ठीक है, इन्होंने ही शामिल किया था। लिख लो, इंपॉर्टेंट है। शैक्षणिक पद्धति में वो शिक्षण पद्धति में, सॉरी शैक्षणिक करी, शिक्षण पद्धति में मूल्यांकन इन्होंने ही शामिल किया था। नोट बना के लिख दो। मूल्यांकन आपका वो इवैल्यूएशन करते हैं ना, इवैल्यूएशन मतलब आपने पूरे साल में जो पढ़ा है उसका इवैल्यूएशन आपके एग्जाम के थ्रू, है ना, पूर्ण अंक में से प्राप्त अंक वाला सिस्टम। ठीक है, तो इसी को ही, ब्लूम के वर्गीकरण को ही ब्लूम टैक्सोनॉमी भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ब्लूम टैक्सोनॉमी। ठीक है, इन्होंने क्या बताया कि भाई मानसिक जीवन के जो 3 पक्ष होते हैं, ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक। उन्होंने क्या कहा? ब्लूम ने वर्गीकरण में कहा कि मानसिक जीवन के 3 पक्ष होते हैं, एक ज्ञानात्मक पक्ष होता है, एक भावात्मक पक्ष होता है और एक क्रियात्मक पक्ष होता है। ठीक है, ज्ञान जो आप शिक्षा लेते हैं, भाव जो ये भावना, इमोशंस वगैरह के बारे में जो होता है, और क्रियात्मक एक तरीके से प्रैक्टिकली उन चीजों को अप्लाई करना। तो उन्होंने कहा कि भाई कहीं पे भी शिक्षण में इन तीनों ही पक्षों का होना महत्वपूर्ण है। शिक्षण में इन तीनों का होना ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये तीनों एक दूसरे के ऊपर निर्भर करते हैं। ऐसा नहीं बोल सकते कि भाई केवल भावात्मक पक्ष को रखा जाए, केवल ज्ञानात्मक पक्ष को रखा जाए, या केवल प्रैक्टिकल पक्ष, उसको क्रियात्मक पक्ष को रखा जाए। तीनों ही पक्षों का होना आवश्यक है। ठीक है, इन्होंने दिया था, इनके खुद का दिया हुआ जो पक्ष था ना, वो ज्ञानात्मक पक्ष इन्होंने ही दिया था, 1956 में दिया था। लिखवाऊंगी, टेंशन मत लो, हर एक चीज लिखवाऊंगी। ज्ञानात्मक पक्ष इन्होंने ही दिया था, ठीक है, और 1956 में दिया था। और ज्ञानात्मक पक्ष में इन्होंने 6 बातें बताई हैं, उनमें से जो सबसे उच्च है और एक सबसे निम्न है।
अच्छा, पूछता क्या है, एक तो इनके क्रम के बारे में आपको क्या करना है, आपसे ज्यादा इतना डिटेल में तो जाएगा नहीं। जो सबसे पहला लिखवाया जाएगा वो निम्न पक्ष होगा या सबसे नीचे वाला पक्ष होगा, और जो सबसे लास्ट में लिखवाया जाएगा वो सबसे उच्च पक्ष होगा उसका। वो पूछेगा या तो निम्न पक्ष पूछेगा या उसका उच्च पक्ष पूछेगा। ठीक है। उसके बाद तीनों ही भावनात्मक के भी, उसके ज्ञानात्मक के भी, भावनात्मक के भी और क्रियात्मक के भी। अच्छा, ये तीनों पक्षों का एक दूसरे के ऊपर भाई इंटरडिपेंडेंट है, ये सब कहा है किन्होंने, बेंजामिन ब्लूम ने। वर्गीकरण उन्होंने किया है। लेकिन ये जो भावनात्मक पक्ष दिया किसी और के द्वारा गया है, क्रियात्मक पक्ष दिया किसी और के द्वारा गया है, लेकिन इनका काम क्या था कि ज्ञानात्मक पक्ष बताने के बाद इन्होंने कहा कि भाई ये तीनों की इंटरडिपेंडेंसी है, ये एक दूसरे के ऊपर आधारित है। जैसे मैंने बता दिया ज्ञानात्मक और इन्होंने बता दिया भावात्मक, इन्होंने बता दिया क्रियात्मक। मैंने ज्ञानात्मक बताया, मेरे बाद इन्होंने वो भावात्मक बता दिया, इन्होंने क्रियात्मक बताया। फिर मैंने एक वर्गीकरण किया और मैंने कहा कि ये तीनों ही जरूरी है। ये क्या है? तीनों ही जरूरी है। तो लिखिए, ब्लूम का वर्गीकरण या ब्लूम टैक्सोनॉमी। ब्लूम टैक्सोनॉमी या ब्लूम का वर्गीकरण। इसे मानसिक जीवन का वर्गीकरण भी बोलते हैं। तो ब्रैकेट में लिख लो मानसिक जीवन। इसे मानसिक जीवन का वर्गीकरण भी बोलते हैं, इसे मानसिक जीवन भी लिख दो। उन्होंने बताया था ना कि सर्वांगीण विकास के लिए तीनों, तो ये हमारे मानसिक जीवन के तीन पक्ष होते हैं। ठीक है। तो एक लिखिए, सबसे पहले लिखिए संज्ञानात्मक पक्ष। एक इधर लिख दीजिए, तीन वो बना दीजिए एरो करके। सबसे इधर लिख दीजिए संज्ञानात्मक पक्ष पहला। मैं हटा देती हूँ। तीन पक्ष दिए हैं। पहला है संज्ञानात्मक या ज्ञानात्मक, इसी को ही बोला जाता है ज्ञानात्मक। कब दिया गया? 1956 में। दूसरा है भावात्मक, भावनात्मक, 1964 में। तीसरा है क्रियात्मक, कब दिया गया? 1969 में। लिख लीजिए, तीन पक्ष दिए गए, संज्ञानात्मक या ज्ञानात्मक, संज्ञानात्मक पक्ष, भावनात्मक पक्ष और क्रियात्मक पक्ष। संज्ञानात्मक पक्ष 1956 में दिया गया था ब्लूम के द्वारा। तो लिख दो यहां पे ब्लूम के द्वारा। किसके द्वारा दिया गया भाई? ब्लूम के द्वारा। ये दिया गया था क्रेथवॉल के द्वारा, और ये दिया गया था सिम्पसन के द्वारा। सिम्पसन। संज्ञानात्मक दिया गया था ब्लूम के द्वारा, भावनात्मक पक्ष दिया गया था क्रेथवॉल के द्वारा, और क्रियात्मक पक्ष दिया गया था सिम्पसन के द्वारा। ज्ञानात्मक पक्ष में लिखिए सबसे पहला ज्ञान। ज्ञान सबसे पहला क्या बताया उन्होंने? ज्ञान। नॉलेज। और इसके सामने लिख दो, ये सबसे छोटी इकाई है इसकी, सबसे छोटी इकाई।
हाँ, स्मॉलेस्ट यूनिट, सबसे छोटी इकाई। उसके बाद इन्होंने कहा बोध या अवबोध, सेकंड इसी में लिखना है, बोध या अवबोध। अवेयरनेस, अवबोध, बोध या अवबोध, बोध या अवबोध, जिसे बोला गया है अवेयरनेस। क्या बोला गया है? अवेयरनेस। तीसरे नंबर पे लिखिए अनुप्रयोग, तीसरे नंबर पे लिखिए अनुप्रयोग, एप्लीकेशन, अनुप्रयोग यानी कि एप्लीकेशन, अनुप्रयोग यानी कि एप्लीकेशन। फिर लिखिए विश्लेषण, विश्लेषण बता दूंगी अभी क्या होता है, इंग्लिश में समझ आ जाएगा। एनालिसिस करना है ना, विश्लेषण। फोर्थ लिखिए विश्लेषण, फोर्थ को बोला गया है विश्लेषण, और ब्रैकेट में लिख दीजिए एनालिसिस। क्या होता है विश्लेषण? एनालिसिस। क्या कि हिंदी का इतना अच्छे से समझ नहीं आएगा, लेकिन इंग्लिश से वो समझ आ जाएगा, एनालिसिस। फिर लिखिए संश्लेषण, संश्लेषण, हाँ सिंथेसाइज, सिंथेसिस, SYNTHESIS, सिंथेसिस, सिंथेसिस, संश्लेषण का क्या हो गया? सिंथेसिस। फिर लिखिए सबसे लास्ट में मूल्यांकन, फिर लिखिए मूल्यांकन, इवैल्यूएशन, मूल्यांकन, इवैल्यूएशन। ये एक क्रम है, आपको पता ही है। सबसे पहले आपको ज्ञान मिला, ठीक है, ज्ञान के बाद आपने बोध या अवबोध, ठीक है, आपने उसको क्या किया, आपने उसके लिए अवेयरनेस, आपके अंदर उसके, आप उसके लिए अवेयर हुए। फिर आपने उसका एप्लीकेशन किया, एप्लीकेशन करने के बाद आपने उसके बारे में एनालिसिस किया, एनालिसिस करने के बाद आपको जो चीज सही लगी उसको आपने सिंथेसाइज किया, और सिंथेसाइज करने के बाद सबसे लास्ट में होता है मूल्यांकन, इवैल्यूएशन। उससे पता चला कि कितना आपको आया और कितना आपको नहीं आया। तो इसकी सबसे छोटी इकाई क्या थी? ज्ञान। ज्ञान के बाद ही तो आपके अंदर अवेयरनेस आई, आप अवेयर हुए उस चीज के लिए, अवेयर होने के बाद आपके अंदर उस चीज के एप्लीकेशन की वो आई कि आपको ये चीज अप्लाई करनी चाहिए, अप्लाई किया। फिर आपके बाद, उसके बाद आपने एनालिसिस किया कि क्या चीज सही है क्या चीज गलत है। उसके बाद आपको जो सही लगी उसको आपने सिंथेसाइज किया, जो आपको आया उसको आपने सिंथेसाइज किया। सिंथेसाइज करने के बाद लास्ट में एक पद होता है इवैल्यूएशन, आपका इवैल्यूएशन, जहां पे आपका मूल्यांकन हुआ कि कितना आपने उस ज्ञान को समझा, सीखा, जो आपको आया। ठीक है, यहां तक इसकी सबसे छोटी इकाई ज्ञान थी, और ज्ञान से ये क्रम पूछ लेता है इसका। आपसे इसके अंदर क्या क्या चीज पूछेगा मैं बता देती हूँ। इसकी सबसे छोटी इकाई पूछ लेगा या सबसे बड़ी इकाई, सबसे छोटी सबसे पहले, सबसे बड़ी सबसे बाद वाले, या निम्न स्तर पूछ ले तो ज्ञान, और उच्च स्तर पूछ ले तो सबसे लास्ट वाले। कोई डाउट है यहां तक? आ रहा है समझ में? बस समझ ही आना चाहिए, ज्यादा दिक्कत लेने की जरूरत नहीं है। और ज्यादातर वो ज्ञानात्मक या संज्ञानात्मक पक्ष को ही पूछता है, भावात्मक और क्रियात्मक पक्ष की तो निम्न स्तर या उसके उच्च स्तर को ही पूछता है। तो लिखिए भावात्मक पक्ष, प्राप्ति ओब्लिक ग्रहण करना, प्राप्ति ओब्लिक ग्रहण करना, प्राप्ति मतलब प्राप्त करना, प्राप्ति ओब्लिक ग्रहण करना, रिसीव करना। ठीक है, ये निम्न स्तर है, भावनात्मक पक्ष का ये निम्न स्तर है। यहां पे सामने लिख दो निम्न स्तर। फिर लिखो सेकंड अनुक्रिया। क्या लिखोगे? अनुक्रिया। अनुक्रिया क्या होती है? रेस्पॉन्स। क्या होता है अनुक्रिया?
रेस्पॉन्स। ठीक है, थर्ड लिखिए, मूल्य निर्धारण या अनुमूल्यन। मूल्य निर्धारण या अनुमूल्यन, लिख लो, मैं अभी बता दूंगी। एक्चुअली अनुमूल्यन का मुझे भी थोड़ा सा, मुझे इसका कुछ नहीं, ये अनुमूल्यन है, अवमूल्यन नहीं है, अनुमूलन है, अनुमूल्यन। मतलब नहीं, मुझे इसका कोई पर्टिकुलर वर्ड मतलब लगा नहीं कुछ। गूगल पे सर्च करो क्या दिखा रहा है अनुमूल्यन का, या मूल्य निर्धारण देख लो। देखो, आपको किसी से कोई इमोशंस रिसीव हुए, उसके बाद आपने उसके लिए रेस्ट, असेसमेंट, मूल्य निर्धारण या अवमूल्यन। अवमूल्यन नहीं है, अवमूल्यन है, असेसमेंट। उसके बाद लिखिए संगठन, थर्ड, वो फोर्थ, संगठन, हाँ इसी के अंदर लिखना है, संगठन या व्यवस्था। नेक्स्ट लिखिए चरित्रीकरण, चरित्रीकरण, जिसमें आप चरित्र का निर्धारण करते हैं, जो आप करेक्टर सर्टिफिकेट देते हैं। पहले आपने उसकी भावनाएं देखी, उसका रेस्पॉन्स दिया, उसके बाद आप उसको असेसमेंट करते हो कि भाई क्या है, किस तरीके का है, फिर उसके बाद आप एक करेक्ट सर्टिफिकेट पकड़ाते हो उसे, नहीं इसका चरित्र ऐसा है, तो वो चरित्रीकरण हो गया। ठीक है, या इसी को भी बोलते हैं मूल्य समूह का विशेषीकरण। मूल्य समूह का विशेषीकरण, कि आपने असेसमेंट किया और असेसमेंट करने के बाद एक विशेष, उसके लिए एक वर्ड का यूज कर देते हो कि ये ऐसा है या वैसा है। मूल्य का विशेषीकरण, मूल्य समूह का विशेषीकरण। आप इसको वही चरित्रीकरण ही लिख सकते हो, उसका कैरेक्टराइजेशन कर देते हो आप कि ये कैसा है। नहीं नहीं, फिफ्थ पॉइंट था ये। भाई आप क्या करते हो, आपने आपने किसी के इमोशंस देखे, आपने उसका भावात्मक पक्ष देखा, ठीक है, उसे ग्रहण किया, उसके बाद आपने उसे रेस्पॉन्स दिया है, रेस्पॉन्स देने के बाद आप उसका असेसमेंट करते हो, और असेसमेंट करने के बाद फिर आप क्या करते हो, उसका चरित्रीकरण करते हो, फिर बताते हो कि भाई ये इस तरीके का है, कोई रो दिया तो भोला है, कोई ज्यादा अगर किसी ने नहीं दिया तो अरे बहुत चंट है, या ऐसा जो भी है, आप अपने तरीके से जो भी अपने उसके असेसमेंट के लिए, जो भावनात्मक पक्ष के लिए जो भी एक शब्द का इस्तेमाल करते हो वही। ठीक है, अब बात करते हैं क्रियात्मक पक्ष की। है ना, हमें पता ही नहीं था कि ये सारे काम हम करते हैं, लेकिन इसका भी एक प्रॉपर फॉर्मेट होता है, किसी को नहीं पता था, आपको भी नहीं पता, मुझे भी नहीं पता था, लेकिन अब पता चल गया है। ये चौथा नहीं, ये पांचवा है, चौथा संगठन लिख लिया था ना। हाँ, ऐसा, चलिए लिखिए क्रियात्मक पक्ष में, सिम्पसन ने दिया है, ये मैंने लिखवा दिया। पहला लिखिए उद्दीपन, स्टिमुलस, स्टिमुलस, हाँ स्टिमुलस। सेकंड है कार्य करना या परिचालन, कार्य करना या परिचालन।
ठीक है, फिर लिखिए कार्य करना या परिचालन। तीसरा लिखिए शुद्धता ओब्लिक नियंत्रण। शुद्धता ओब्लिक नियंत्रण। फिर लिखिए संयोजन, अगला है ये चौथा, संयोजन ओब्लिक समायोजन। संयोजन ओब्लिक समायोजन। ठीक है, स्वाभाविकरण, स्वाभाविकरण। और छठा है आदत निर्माण। निर्माण, आदत निर्माण। भाई क्रिया करके ही आपकी आदतों का निर्माण होता है। जिस क्रिया को आप बार बार करने लग जाते हैं वही आपकी आदत बन जाती है। देखिए इसके अंदर जो सबसे लास्ट वाला है वो उसका उच्च स्तर है और जो सबसे पहले वाला है वो निम्नतम स्तर है। हमेशा वो यही पूछेगा सबसे पहले क्या होता है, स्टिमुलस। वातावरण में कोई भी चीज जिसकी वजह से आप कोई कार्य करते हैं, ठीक है, आपने 10th में पढ़ा होगा रिफ्लेक्स एक्शन जो होता है। तो आप जो भी चीजें अपने आसपास देखते हैं उससे प्रभावित होकर या उसके प्रभाव में आके आप जो भी कार्य करते हैं वो आपका क्या होता है, उद्दीपन होता है, स्टिमुलस होता है। फिर उसके बाद क्या है, कार्य करना। आप उस कार्य से, आप उससे प्रभावित हुए, प्रोत्साहन जो भी मिला आपको, प्रोत्साहन मिला, उससे आपने उस कार्य को किया। कार्य को करने के बाद उसका आप नियंत्रण करना सीखते हैं, आपको क्या कार्य किस तरीके से करना है। उसके बाद आप उसका संयोजन, आप उसका कॉम्बिनेशन बनाते हैं, है ना, समायोजन करते हैं। उसके बाद आपका स्वाभाविकरण होता है। और सबसे लास्ट में क्या करते हैं, जब आप अपने स्वभाव के अनुसार किसी भी कार्य को बार बार करने लग जाते हैं वो आपका आदत का निर्माण हो जाता है, वो आपकी आदत बन जाती है। इसमें कुछ नहीं पूछेगा आपसे, इसको एक दूसरे से कनेक्ट करके पढ़ोगे आपको याद हो जाएंगे। निम्न स्तर याद कर लेना, उच्च स्तर याद कर लेना। ज्यादातर वो फोकस करता है ज्ञानात्मक पक्ष पे, ठीक है। और ये क्या होते हैं, तीनों पक्ष एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट होते हैं। ये हो गया आपका ज्ञानात्मक पक्ष, ये हो गया आपका भावनात्मक पक्ष, और ये हो गया आपका क्रियात्मक पक्ष। याद रखना तीनों पक्षों को अलग अलग नहीं कर सकते, तीनों पक्षों को अलग अलग नहीं कर सकते। तीनों पक्ष एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट होते हैं। और याद रखना ब्लूम का वर्गीकरण नोट बना के लिख लो, ब्लूम का वर्गीकरण सर्वोत्तम वर्गीकरण था। ब्लूम का वर्गीकरण सर्वोत्तम वर्गीकरण था। अब इसका मतलब है कि किसी अन्य ने भी किया है ये वर्गीकरण, तो एक और नोट बना के लिख दो, अन्य वर्गीकरण करता। ठीक है, जो और लोग जिन्होंने इसकी टैक्सोनॉमी दी थी, जिन्होंने इसका डिवाइडेशन करके बताया था, तो वो दो लोग हैं। एक है आर एफ मैगर, आर एफ मैगर। अन्य में नाम क्या क्या लिखने हैं, आर एफ मैगर, और एक आपका है क्रेथवॉल। एक है आपका क्रेथवॉल, डी आर क्रेथवॉल। क्रेथवॉल याद रखोगे तो भी से कोई नहीं भाई, उसने भावनात्मक पक्ष दिया है लेकिन वर्गीकरण तो उसने भी किया होगा। हमने तो सिर्फ सर्वोत्तम वर्गीकरण को पढ़ा है। ऐसे तो इधर ध्यान दो, ऐसे तो संज्ञानात्मक पक्ष ब्लूम ने दिया है ना, भावनात्मक पक्ष किसने, क्रेथवॉल ने दिया है, और क्रियात्मक पक्ष सिम्पसन ने दिया है। ठीक है, इन्होंने सबने अपना अलग अलग तरीके का वर्गीकरण दिया।
क्रेथवोल ने भी दिया, आरएफ मैगर ने भी दिया, है ना, वर्गीकरण किया उन्होंने। लेकिन उस वर्गीकरण को हमने तवज्जो इसलिए नहीं दी, ना ही वो पढ़ा जाता है, ना ही वो पढ़ाया जाता है, ना ही वो किताबों में मिलता है, क्योंकि वो अच्छा बेहतर था ही नहीं। सर्वोत्तम किसका था? ब्लूम का था। ब्लूम ने खुद का ये पक्ष दिया, लेकिन जब उसने वर्गीकरण किया तो उसने ये तीनों पक्ष शामिल किए। अब आ गया समझ में कि क्रियात्मक एक पक्ष उसी का दिया हुआ है, लेकिन वर्गीकरण अलग है ना। वर्गीकरण करते हुए हो सकता है उसने दो का इस्तेमाल किया, किन दो का इस्तेमाल किया हमें नहीं पता, हो सकता है उसने एक का ही इस्तेमाल किया हो, हमें नहीं पता। ठीक है, क्योंकि वो पढ़ाया नहीं जाता है। यहां तक कोई डाउट है? समझ आया? ठीक है। ये आज